ये ट्रायल पॉइंट सिस्टम पर आधारित है। मुझे लगता है कि आप में से हर एक को अपना टोकन मिला है। टोकन पर एक नंबर है जो आपके शुरुआती डेटा को दर्शाता है। इस ट्रायल में अंतिम स्कोर का विजेता विजेता होता है। बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा। बूढ़े आदमी की आवाज बस गिर गई और चौक पर मौजूद हर किसी ने भी अपने अपने टोकन निकाल लिए। ध्यान से देखने पर हर टोकन में अलग अलग स्तर की सिल्वर लाइन होती है। सिल्वर लाइन प्रथम श्रेणी की प्रतिभा वाले नवागंतुक को दर्शाती है। साथ ही टोकन पर एक छोटी संख्या भी होती है, 10। इसका मतलब है कि शुरुआत में प्रथम श्रेणी की प्रतिभा वाले रूकी के रूप में मूल्यांकन किए जाने के लिए उनके पास 10 अंक है। द्वितीय श्रेणी की प्रतिभा वाले रूकी के टोकन पर 2 सिल्वर पट्टियां होती है और टोकन पर अंकों की संख्या 20 होती है। तृतीय श्रेणी की प्रतिभा वाले नवागंतुक के टोकन पर 3 सिल्वर लाइन होती है और टोकन पर अंकों की संख्या 40 होती है। चौथी श्रेणी के प्रतिभाशाली नवागंतुक के टोकन पर 4 चांदी की धारियां हैं और टोकन पर अंकों की संख्या 80 है। पांचवी श्रेणी के प्रतिभाशाली नवागंतुक के टोकन पर 5 चांदी की रेखाएं हैं और टोकन पर अंकों की संख्या 160 है। जियाओ यान ने भी अपने हाथ में कांस्य टोकन देखा और पाया कि उस पर संख्या 200 जितनी थी। ये यूरू, जियाओ यान और म्यू फेंग ने भी एक दूसरे को देखा। जाहिर है कि उनकी संख्याएं गलत थी। क्या आपकी संख्याएं गलत नहीं है? म्यू फेंग ने कहा। चुप चुप चुप, जियाओ यान ने भी तुलना की। जाहिर है कि उन्हें आवाज न करने का संकेत दिया। अतिरिक्त मूल्य उनके शीर्ष 3 के कारण होना चाहिए, इसलिए यह संदेह से बचने के लिए भी था। इस परीक्षण का स्थान नरकीय शव वन है। नरकीय शव वन में 3 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर ज्यादातर साधारण राक्षस और राक्षस है। दूसरी मंजिल पर अभी भी कुछ शक्तिशाली अस्तित्व है, लेकिन तीसरी मंजिल के लिए बेहतर होगा कि आप तीसरी मंजिल पर न जाएं। वहां की चीजें थोड़ी डरावनी हैं। बूढ़े आदमी ने यह भी कहा। नरकीय शव वन, ऐसा कहा जाता है कि ये यिन शव वन वो स्थान है जहां जुआन सैंटिन और भूत दुनिया युद्ध से बचे हुए थे। पूरा स्थान बादलों से भरी हवाओं से भरा हुआ है और वहां अंतहीन भूत और राक्षस है, इसलिए इसे ये नाम मिला। म्यू फेंग ने कहा। ओ, जियाओ यान ने धीरे से उत्तर दिया। भूत क्षेत्र और जुआन सैंटिन के बीच लड़ाई के बाद बची हुई जगह में कुछ कीमती चीजें होनी चाहिए। इन शव वन में अनगिनत शक्तिशाली जादुई जानवर छिपे हुए हैं। ये उन जगहों में से एक है जहां हमारे जुआन 3 दिनों में 9 महान राक्षस और राक्षस इकट्ठा हुए थे। 8वें स्थान पर लाशों के जंगल के अंदर बहुत रहस्य है। राक्षसों और भूतों के अलावा अनगिनत रहस्य और अवसर भी है। इस बार जब आप जाएंगे तो सभी को अलग होना होगा और 3 लोग 1 महीने के परीक्षण के लिए एक टीम बनाएंगे। मुझे उम्मीद है कि इस चयन के बाद आप सभी ने कुछ प्रगति की है और आप अधिक उन्नत लड़ाई कौशल सीखने के लिए जुआन सैंटिन में कई संप्रदायों में शामिल हो सकते हैं। साथ ही ये चयन खतरनाक भी है, इसलिए आपको सावधान रहना चाहिए। मैं आपकी जीत और वापसी की कामना करता हूं। बूढ़े आदमी ने भी धीरे से कहा। यह परीक्षण राक्षसों को हराने और अनुभव में औषधीय सामग्री एकत्र करके इतने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। अंक प्राप्त करने का एक और तरीका है। ये आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास पर्याप्त ताकत नहीं है तो यह बहुत ही मूर्खतापूर्ण कार्य है। बूढ़े आदमी ने यह भी कहा। जब चौक पर मौजूद लोगों ने ये शब्द सुने तो वे इसे आजमाने के लिए उत्सुक हो गए। अगर वे इसे सीधे कर सकते तो ये उनकी ताकत और अंक सुधारने का सबसे तेज शॉर्टकट होता। अगर आपकी जान को खतरा है तो टोकन को कुचल दें और आप इसे वापस भेज सकते हैं। लेकिन एक बार टोकन कुचल जाने के बाद इसका मतलब है कि आप चयन के लिए अपनी योग्यता खो देते हैं। बूढ़े आदमी ने यह भी कहा। चौक पर मौजूद लोगों को भी इस मामले की गंभीरता का पता है, इसलिए चाहे कोई भी हो, जब तक मौत न आ जाए वे टोकन को नहीं कुचलेंगे। ये सुपर संप्रदाय में शामिल होने का उनका आखिरी सबूत है। इस चयन में
सभी ठिकानों से हर कोई एक साथ भाग लेगा। तो आपके अलावा ये दसियों हजार लोगों के बीच की लड़ाई है, और दसियों हजार लोगों में से अंतिम स्कोर में शीर्ष 100 लोग ही 9 सुपर संप्रदायों में शामिल होने के योग्य हैं। इसके अलावा बाकी लोगों को केवल विशिष्ट अवसर या उत्कृष्ट स्थान की आवश्यकता है, और संप्रदाय के कुछ बुजुर्गों ने उन्हें पसंद किया और संप्रदाय में प्रवेश किया। और इस बार शीर्ष 10 पुरस्कार जुआन 3 दिनों के भीतर किसी भी संप्रदाय में शामिल होने के लिए स्वतंत्र रूप से चुनने में सक्षम होने के अलावा आप पिल वैली मास्टर द्वारा परिष्कृत डूडी पिल भी प्राप्त कर सकते हैं। ऊंची इमारत के ऊपर बूढ़े आदमी ने भी आलस से कहा। डूडी पिल, चौक पर लोग भी इसके दीवाने थे। ये डूडी पिल अविश्वसनीय है। किंवदंती है कि एक निश्चित महान गुरु ने अपने नुस्खे का अध्ययन करने के लिए अनगिनत कठिनाइयों का सामना किया है और अनगिनत बार असफल हुए हैं। डूडी पिल सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह है कि यह उपयोगकर्ता की ताकत में सुधार कर सकता है। हालांकि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन काल में केवल एक गोली ले सकता है। अगर वे एक गोली लेने के बाद फिर से एक गोली लेते हैं तो शरीर में प्रतिरोध विकसित हो जाएगा और कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं होगा। लेकिन फिर भी यह सम्राट डू पिल की शक्ति को सीमित नहीं कर सकता है और सुधार एक पूरे स्तर पर है। आज के रूकी वांग शियाओयान के अलावा जिन्होंने 3 सितारा डू सम्राट की चोटी की ताकत के साथ 4 सितारा डू सम्राट को शुरुआती चरण में तुरंत हरा दिया, वे सभी जानते थे कि अगर ये नवागंतुक वांग बहुत विकृत था, अगर वो उनके जैसा ही था, तो ये एक अलग ग्रेड में अंतर वास्तव में अपमानजनक लगता है। पहला स्तर केवल खराब है। यदि ये असाधारण प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, तो ये छोटा सा पहला स्तर कम से कम दशकों तक टूटने में लगेगा। इससे ये देखा जा सकता है कि डूडी की ताकत में सुधार करना कितना मुश्किल है। क्या ये वास्तव में एक डूडी पिल है? ये सम्राट के दर्जे की दूसरी श्रेणी की गोली है, इसलिए मैं इसे अभी नहीं बना सकता। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि मेरे पास इस डूडी पिल के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। जियाओ यान भी खुद पर हंसा। हालांकि जियाओ यान निराश नहीं हुआ। आखिरकार कीमियागर का सुधार आत्मा शक्ति से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है और उसकी आत्मा शक्ति में पहले भी कई बार सुधार किया गया है, संतृप्ति स्तर तक पहुंच गया है और यह थोड़े समय में फिर से सुधार नहीं होगा। यूयू रीडिंग। चौक पर एक पल में हुई चर्चा के साथ इस डूडी पिल का आकर्षण स्वाभाविक रूप से सनसनी पैदा करने के लिए पर्याप्त था, और इस परीक्षण में पहला स्थान, चाहे कोई भी संप्रदाय शामिल हो, जुआनलिंग शाही परिवार के शाही तालाब में भिगोने जा सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने भी नए लोगों को मुस्कुराते हुए देखा। ऐसा कहा जाता है कि इस जुआनसन दिवस में जुआनलिंग शाही परिवार केवल एक हाथ से आकाश को पकड़ सकता है। इसका कारण शाही तालाब है, जो कहना अजीब है, लेकिन आखिरकार ये जुआनलिंग शाही परिवार के संरक्षण में है, इसलिए मुझे पता है कि यह बहुत दुर्लभ भी है। लेकिन एक बात निश्चित है, इस सम्राट तालाब के कुछ अद्भुत प्रभाव हैं, और ऐसा कहा जाता है कि ये साधकों की खेती की गति में सुधार करने में सक्षम है। ये ज्ञात नहीं है कि ये सच है या नहीं। म्यू फेंग ने भी कहा, क्या ये शाही तालाब है? मुझे वास्तव में इसकी याद आती है। यान यू के साथ पहली मुलाकात इस शाही तालाब में हुई थी। मुझे नहीं पता कि वो इस बार कहाँ सो जाएगा। जियो यान के अपने गुरु जिनलोंग किंग की आवाज भी धीरे धीरे जियो यान के शरीर में प्रकट हुई। जियो यान भी इससे हैरान था। उसके गुरु जिनलोंग किंग ने जुआनटियानटिन के बाहरी इलाके में आने के बाद से शायद ही कभी उससे संवाद किया हो। आखिर इस जगह पर जहां क्राउचिंग टाइगर और हिडन ड्रैगन पाए जाते हैं, तो जियाओ यान अभी भी इस सच्चाई को समझता है कि हर आदमी निर्दोष और दोषी है। यान यू, जियाओ यान की आंखें भी गर्म हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि यह उस पवित्र ज्वाला का नाम होगा। इसे पहले प्राप्त किया जाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन रास्ता रोक रहा है। जियाओ यान ने भी चुपके से अपना मन बना लिया। ठीक है, अगर ऐसा है तो वापस चले जाओ। 3 दिन बाद हम चौक में इकट्ठा होंगे। अंकों का परीक्षण भी आधिकारिक रूप से शुरू हो जाएगा।
बूढ़ा आदमी अपनी बात खत्म करने के बाद गायब हो गया। चौक पर मौजूद सभी लोगों ने भी बूढ़े आदमी की बाकी बातें जोशीले दिल से सुनी और फिर सभी अपने अपने घर चले गए। 3 दिन बाद क्वालिफाइंग प्रतियोगिता शुरू होने का समय है। चलो चलते हैं, यहां याद रखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हे वानक्स्या ने भी कुछ कहा और फिर दूसरों की परवाह किए बिना वो उठकर चौक से गायब हो गई। ऐसी स्थिति में चलो हम भी चलते हैं, सॉन्ग चेंग ने भी कहा और उसके बगल में खड़े कई लोगों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। उसके आसपास के लोग जो एक के बाद एक पीछे हट रहे थे, वे एक के बाद एक टीमें बना रहे थे और म्यू फेंग भी काफी उत्साही था। जियाओ यान बड़े ने 3 लोगों की टीम के बारे में जो कहा, क्यों ना हम तीनों की टीम का इस्तेमाल किया जाए। शीर्ष 3 एक टीम बनाते हैं, ये काफी चौंकाने वाला है, म्यू फेंग ने कहा और हंस दिया। युएरू ने सुना कि वो अभी कुछ कहने वाली थी और फिर जब उसने जियाओ यान की उपस्थिति देखी तो उसे राहत महसूस हुई। ठीक है, जियाओ यान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, इस म्यू फेंग को शीर्ष 3 में स्थान दिया जा सकता है। स्वाभाविक रूप से उसके पास अपने उत्कृष्ट अंक है और इस बार वे जिस नरकीय शव वन में गए वहां निश्चित रूप से राक्षसों की कोई कमी नहीं होगी। इस म्यू फेंग ने यिन और यांग गपशप की तकनीक में महारत हासिल की है जो बेहद शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये तय है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ताकत के मामले में मैं केवल 4 सितारा डू डी के शुरुआती चरण में हूं, लेकिन जब भूतों से निपटने की बात आती है तो कोई भी दूसरे स्थान पर रहने की हिम्मत नहीं करेगा अगर मैं पहले स्थान पर हूं। म्यू फेंग भी जोर से हंसा। वहां बहुत आत्मविश्वास है। डू डी महाद्वीप बहुत बड़ा है और डू डी महाद्वीप 4 महाद्वीपों में विभाजित है, इसलिए महाद्वीप पर कई अजीब खेती के तरीके हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के डू क्यूई डू डी महाद्वीप का एकमात्र मुख्य बिंदु है। मेरे लिए खेती की चीजें भी किनारे पर छोड़ दी जाती है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि कुछ चीजें हैं जो चमत्कारी प्रभाव डालती है। ऐसा लग रहा था कि जियाओ यान की भौहें सिकुड़ी हुई थी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, इसलिए उसने जल्दी से कहा। जियाओ यान भी इस पर हंसा। वो सिर्फ नरकीय शव वन के बारे में सोच रहा था और उसका म्यू फेंग को निशाना बनाने का इरादा नहीं था। जाहिर है म्यू फेंग ने गलत समझा था। चलो पहले वापस चलते हैं, 3 दिन जल्दी ही बीत जाएंगे, जियाओ यान ने भी कहा। यह सुनकर वे तीनों बातें करते और हंसते हुए अपने निवास की ओर चल पड़े। लाल पर्वत में एक साजिश धीरे धीरे पनप रही है। एक शांत कमरे में हांगे वहां बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। रिपोर्ट करें, संप्रदाय गुरु। कमरे के बाहर से एक आवाज आई, अंदर आए। हांग ये ने भी हल्के से कहा। घर का लकड़ी का दरवाजा धीरे से खोला गया और एक काले लबादे में लिपटी हुई आकृति भी दिखाई दी। संप्रदाय गुरु को रिपोर्ट करें। उन्होंने परीक्षणों की घोषणा निर्धारित समय पर की और ये 3 दिनों में शुरू होगा। काले लबादे वाली आकृति ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। ओह, उन्होंने इस मुकदमे को रद्द नहीं किया। ये लोग क्या सोच रहे हैं? मैं समझ गया, चलो पीछे हटते हैं। होंगे ने भी कहा। इस मुकदमे में सैकड़ों लोग लापता हो गए, जो सनसनी पैदा करने के लिए काफी है। यह तर्क सही है कि इस मुकदमे को रद्द कर दिया जाना चाहिए और इसे जारी नहीं रखा जा सकता। वू जियांग इस तरह कैसे बाहर आ सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? ये कहने के बाद होंगे की सुस्त आंखें भी साफ हो गई और फिर वो लकड़ी के घर से बाहर निकल गया। ये नहीं जानता था कि कहाँ जाना है। एक अंधेरे मार्ग में 2 आकृतियां धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। ये कहाँ है? हु डू ने भी धीरे से कहा। शश, ये वो जगह होनी चाहिए जहां नए लोग गायब हो गए थे, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? वू जियांग ने भी धीरे से कहा। सावधान, हु डू किंग ने शराब पी, फिर अपनी हथेली को वू जियांग की पीठ की ओर क्रूरता से पकड़ लिया। हु डू के पंजों के नीचे एक काली आकृति गैस में बदल गई और तुरंत वाष्पित हो गई। वू जियांग को भी लगा कि जब हु डू जोर जोर से शराब पी रहा था तो कुछ गड़बड़ थी।
और फिर हु डू पर भरोसा होने के कारण उसने कुछ नहीं किया। यहां भूत पिछले भूतों से अलग क्यों है? उन दोनों ने झूठा अलार्म बजाया और फिर वू जियांग ने भी कहा। चूंकि वू जियांग ने गुप्त तकनीक के माध्यम से इस मार्ग को पाया था, इसलिए जब वे दोनों इस मार्ग पर आए तो उन्होंने भूतिया आभा को महसूस किया जो हर जगह थी। वू जियांग और हु डू के अनुभव के साथ वे स्वाभाविक रूप से भूतों से निपट चुके थे, इसलिए वे भूतों से परिचित थे। कुछ विशेषताएं: सांस उदास और भयानक है और ये एक भूतिया आभा को बाहर निकालती है। हालांकि इस मार्ग में अधिकांश भूत औसत दर्जे के हैं। उन दोनों की ताकत के कारण यदि आप उन्हें ध्यान से नहीं देखते हैं तो आप उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। ये भूत क्या कर रहे हैं? वू जियांग ने भी खुद से कहा। जाओ। वे दोनों भी धीरे धीरे अत्यंत सावधानी से गलियारे के केंद्र की ओर चले। ये मार्ग सभी दिशाओं में फैला हुआ है और यदि आप सावधान नहीं तो आप इसमें खो जाएंगे। लेकिन सौभाग्य से वू जियांग के मार्गदर्शन के साथ दोनों को रास्ते में कुछ शक्तिशाली भूतों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वू जियांग और हु डू की ताकत के तहत यह भी आसान है। हल करें। दोनों के गहरे होने के साथ वे आसानी से मार्ग के केंद्र में भी आ गए। उन दोनों के सामने एक पत्थर का कमरा भी दिखाई दिया। उन दोनों ने अपनी सांस छिपाई और जब वे धीरे से पत्थर के कमरे से गुजरे तो अचानक उन दोनों के सामने एक ठंडा तालाब दिखाई दिया। करीब से देखने पर ठंडे तालाब के बगल में दो अजीब आभाएं हैं। वे एकांत झरने का भूत और भूत का भूत है। भूत आत्माओं में से एक लगातार ठंडे तालाब में काली ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी और उनकी ताकत भी जियाओ यान और अन्य लोगों के सामने आने वाली ताकत से बहुत अधिक मजबूत थी। अरे, ये वास्तव में एक भूत है। हु डू ने भी धीरे से डांटा। उसे अच्छी तरह पता था कि भूतों से निपटना काफी मुश्किल है। चुप चुप चुप। वू जियांग भी अपनी उंगलियों की तुलना कर रहा है। आखिरकार वू जियांग एक 6 सितारा डू डिस्तर का पावर हाउस है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो इन दो भूतों से नहीं डरेगा। लेकिन वू जियांग को ठंडे पूल से एक मजबूत सांस महसूस हुई। अरे युक्वान, मैंने पहले कहा था कि वयस्क आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। शक्ति में ये सुधार आपके स्वामी की ओर से 96 मनुष्यों की बलि देने के लिए एक छोटा सा इनाम है। क्यों मेई भी मुस्कुराई। युक्वान ने भी ठंडी सांस ली। चाहे भूतिया आत्मा कुछ भी कहे, अब वो यही सोच रहा था कि जो 4 बज गए, क्या वे बुरी बात होगी। इसके अलावा सील तोड़ने के लिए 100 मनुष्यों की आवश्यकता होती है। 96 मनुष्यों की बलि के साथ पूल में स्वामी के लिए सील तोड़ना अभी भी मुश्किल होना चाहिए। लानत है जानवरों पर। वू जियांग और हु डू ने एक दूसरे को देखा। जिस क्षण वे पत्थर के कमरे में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ है। पत्थर के कमरे में कुछ हल्की मानवीय आभा थी, लेकिन अधिक मजबूत आभा ठंडे पूल में थी। ठंडे तालाब में खून का लाल रंग मानव रक्त की तरह लाल है और ठंडे तालाब से काली गैस के निशान लगातार निकल रहे थे। और फिर सभी एकांत झरने में भूत के पेट में प्रवेश कर गए। उन दोनों को सांस की आवाज महसूस हो रही थी। एकांत झरने में भूत धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। लानत है इन जानवरों पर, इतने सारे जीवन हैं। हु डू ने भी दर्द में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतने गंभीर स्तर तक विकसित होंगी। इस मामले पर लंबे समय तक चर्चा की जानी चाहिए। चलो चले। वू जियांग ने भी हु डू को खींच लिया और भाग गया। चूंकि तुम यहां हो, चलो यहां रहते हैं। एक 6 सितारा लड़ाकू सम्राट और एक 5 सितारा लड़ाकू सम्राट। ठंडे पूल में एक अजीब आवाज भी पत्थर के कमरे में सुनाई दी। तुम क्या कर रहे हो? होंगे भी ठंडे पूल में दिखाई दिए और उन्होंने हु डू और वू जियांग को देखा जो बेहोश थे। वो वू जियांग की ताकत से बहुत परिचित है। अगर वो अकेले लड़ रही है तो वो निश्चित रूप से उसकी प्रतिद्वंद्वी नहीं है। आखिरकार ये कहा जाता है कि वू जियांग फेंजियांग मंडप में एक उत्कृष्ट शिष्य है। मैं भी चौंक गया। वे पहले से ही इसके बारे में जानते हैं।
इसलिए जब तक परीक्षण शुरू होते हैं तब तक सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये कैसे करना है ना? यूक्वान ने भी कहा। यूक्वान को भी उम्मीद नहीं थी कि ये 6 सितारा डू सम्राट पावर हाउस इतना कमजोर होगा। पूल में वयस्क ने बस कुछ बार गोली चलाई, बस उसे पकड़ लिया और उसे देखा। इस इंसान से निपटना इतना मुश्किल नहीं है। हां, हालांकि होंगे एक महिला है, वो एक नरम दिल वाली व्यक्ति नहीं है, इसलिए वो सहमत हो गई और उसके दिल में एक योजना है। हालांकि वो इन भूतिया दुनिया के जीवों से थोड़ा डरती है, लेकिन उसके पास खुद के साथ सहयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा हांगे को इतना फर्क नहीं पड़ता किस तरह का जीवन या मासूम जीवन, जब तक वो अपने प्रेमी को बचा सकता है। फिर ये सब क्या है? हांगे के दिल में एक योजना थी और फिर जल्दी से हांची को छोड़ दिया और उस जगह की ओर चल पड़ा जहां वुजियांग रहता था। वुजियांग और हुडू, जो कोमा में थे, ने अचानक अपनी भौहें उठाई, जैसे कि वे एक दूसरे को संदेश भेज रहे हों, और फिर से बेहोश हो गए। 3 दिन जल्दी बीत गए। इस दिन हमेशा की तरह हजारों लोग सुबह सुबह चौक पर इकट्ठा हुए और वे सभी कोशिश करने के लिए उत्सुक थे। चौक के सबसे नजदीकी कमरे में क्या वुजियांग नहीं मिल रहा है? ऊंची इमारत पर परीक्षण और परीक्षणों की घोषणा करने वाले बूढ़े व्यक्ति ने गुस्से में कहा। बूढ़े व्यक्ति का नाम मुजिंग है और वुजियांग की तरह वो भी 6 सितारा लड़ाकू सम्राट है। वुजियांग महाप्रबंधक है और वो पर्यवेक्षक से अधिक है। बड़े म्यू, मैंने वास्तव में सभी जगह खोज की और वुजियांग के प्रभारी व्यक्ति को नहीं ढूंढ सका। शेन यू नहीं बता सका। इतना अच्छा व्यक्ति अचानक वुजियांग को कैसे नहीं ढूंढ पाया? ये वुजियांग उनके गढ़ के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। अगर वुजियांग अब नहीं मिल सकता है तो ये अंक परीक्षण जल्दबाजी में नहीं खोला जा सकता है। आखिरकार पहले इतने सारे लोग गायब हो गए हैं और अब ये वुजियांग भी गायब है, इसलिए समस्या बहुत बड़ी है। उस स्थिति में ऐसा लगता है कि इस परीक्षण को केवल स्थगित किया जा सकता है। बूढ़े व्यक्ति ने भी कहा। डोंग डोंग डोंग, दरवाजे पर दस्तक हुई और शेन यू ने भी धीरे से और उदास होकर दरवाजा खोला। प्रेसिडेंट वू, शेन यू ने भी आश्चर्य से कहा। क्या हुआ? क्या आज ट्रायल की शुरुआत नहीं है? वुजियांग ने भी पूछा। तुम कहाँ थे? किवी ने भी पूछा। मैं गायब होने की जांच करने के लिए बाहर गया था, लेकिन अभी भी कोई नतीजा नहीं निकला। वुजियांग ने भी कहा। इसे भूल जाओ, इस मामले में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। चलो इन नए लोगों को पहले चयन स्थल पर ले चलते हैं। मुजिंग के बोलने के बाद वो बाहर चला गया और वुजियांग उसके पीछे पीछे चला गया। चौक पर एक जीवंत दृश्य था। तीनों लोग एक टीम में इकट्ठे हुए। मुजिंग और वुजियांग की उपस्थिति ने पहले से ही गर्म चौक को जीवंत बना दिया। जियो यान ने भी अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ ली। किसी कारण से वुजियांग की आभा थोड़ी अजीब लग रही थी। ठीक है, सब चुप हो जाओ। अब मैं तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा जहां परीक्षण होते हैं। नरकीय शववन, बूढ़े आदमी की ने कहा। उसने अपने हाथ हिलाए और चौक पर एक विशाल मार्ग दिखाई दिया। अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी। कोई भी समझदार नजर वाला व्यक्ति एक नजर में इस विशाल लिखावट को पहचान सकता है। ये एक लंबी दूरी की टेलीपोर्टेशन सरणी है और इसकी कीमत बेहद महंगी है। जुआन सैंटिन जैसे सुपर संप्रदायों को छोड़कर आसपास कोई 7 प्रमुख शहर नहीं है। 5वें स्तर की प्रतिभा वाले नौसिखिए पहले जाएंगे, 4थे स्तर की प्रतिभा वाले उसके बाद जाएंगे और चक्र दोहराया जाएगा। किवी ने भी कहा। चलो चलते हैं। जब जियो यान ने यह सुना तो उसने भी अपनी टीम के लोगों से कहा, जाओ। यूरू और म्यू फेंग ने भी धीरे से कहा, चूंकि यह मामला है इसलिए हम गिर नहीं सकते। हे वानक्सिया और अन्य 6 भी दिखाई दिए और फिर अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन सरणी में चले गए। जैसे ही 9-5वीं कक्षा के प्रतिभाशाली नवागंतुक टेलीपोर्टेशन गठन में प्रवेश करते हैं, मुजिंग की लड़ाकू भावना प्रकट होती है और फिर 9 लोगों के पैरों के नीचे एक सफेद रोशनी फूटती है। बस कुछ ही पल में
मेरे सामने का दृश्य तेजी से बदल जाता है। क्या ये होंगशान से 5वीं कक्षा का प्रतिभाशाली नवागंतुक है? ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। एक मध्यम आयु वर्ग का आदमी भी मुस्कुराया और फिर 9 लोगों की ओर चला गया। आपका महामहिम कौन है? आसपास के कुछ लोगों ने एक दूसरे को देखा। जियो यान भी सबसे पहले बोलने वाला था। चिंता मत करो, मैं इस बार आपके नरक लाश परीक्षणों का प्रभारी हूं। मेरा नाम कियान्यू है। मध्यम आयु वर्ग का आदमी भी हंसा। मैंने वरिष्ठ भाई को देखा है। कई लोगों ने जल्दी से कहा, आखिर इस उम्र में तो सीनियर भाई ही कहलाते हैं। चलो, मैं तुम्हें नरकीय शव वन के प्रवेश द्वार पर ले चलता हूं, जो ठीक सामने है। कियान्यू ने भी कहा, फिर सीनियर भाई लाओ है। कई लोगों ने भी कहा। थोड़ी देर चलने के बाद कियान्यू ने अपना मुंह खोला और कहा, तुम्हारे सामने नरकीय लाश का जंगल है। सब लोग, चलो अंदर चलते हैं। जंगल के चारों ओर यिनयांग दानव सीलिंग फॉर्मेशन स्थापित है, इसलिए तुम बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हें नरकीय लाश के जंगल के प्रवेश द्वार से प्रवेश करना होगा। बोलने के बाद वो धीरे धीरे नीचे उतरा और यिन लाश के जंगल के प्रवेश द्वार पर धीरे से आया और फिर हल्के से अपनी हथेली को थपथपाया और अचानक 9 लोगों के सामने एक सफेद रोशनी वाला प्रकाश का द्वार जल उठा। जियो यान और म्यू फेंग भी कियान्यू के बगल में गिर गए, चुपचाप लाश के जंगल लिंकों को देखते हुए। अभी टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन से आया हूं और बस कुछ ही सांसों में मैं रेड माउंटेन स्क्वायर के ऊपर से नरकीय लाश के जंगल के रिसेप्शन पर आ गया। और उन दोनों ने पाया कि भले ही वे अभी तक नरक लाश वन में प्रवेश नहीं कर पाए हैं, लेकिन उदास हवा और अजीब आभा असाधारण रूप से गरिमापूर्ण है। झू झू किंग, जो उसके बगल में था, ने भी थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। ये स्पष्ट रूप से पहली बार था जब वो ऐसी जगह पर आया था और वो थोड़ा डरे बिना नहीं रह सका। हे वानक्सिया का चेहरा उग्र है, जो स्पष्ट रूप से उसके युद्ध प्रिय चरित्र के अनुरूप है। जहां तक अन्य 4 लोगों की बात है, तो अलग अलग डिग्री पर बिल्कुल भी डर नहीं है। हे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये नरक लाश वन डरावना है, लेकिन आपके हाथों में टोकन आपको संकट के समय बचा सकता है। आपको बस संकट के समय इसे कुचलने की जरूरत है। कियान्यू ने भी धीरे से बात की। अब जब आप अंदर जाएंगे तो इन्फर्नल कॉर्प्स फॉरेस्ट की पहली मंजिल में 2 रास्ते हैं, एक बाई ओर और एक दाईं ओर। आप तीनों टीमें अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकती हैं, और जब आप थोड़ी दूर निकलेंगे तो फिर से समस्याएं होंगी और फिर आप अपना खुद का चुनेंगे। 1, आगे बढ़ो। जहां तक आप अपने खुद के अंग बढ़ाने के लिए क्या सामना करेंगे या क्या करेंगे, ये आपकी किस्मत और ताकत पर निर्भर करता है। और इस बार इन्फर्नल कॉर्प्स के सभी ठिकानों को एक साथ चुना गया और उनमें से दसियों हजार है। लेकिन एक बात मैं आपको बता सकता हूं कि कुल 3 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल में कुछ शक्तिशाली प्राणी हैं और प्रत्येक मंजिल में अलग अलग राक्षस और भूत है। 1 महीने के समय में आपके हाथ में मौजूद अंक आपकी अंतिम रैंकिंग निर्धारित करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको ये याद रखना होगा कि यदि आप यहां सबसे शक्तिशाली अस्तित्व सिल्वर मून सीरियस का सामना करते हैं, तो टोकन को सीधे कुचलने में संकोच न करें, अन्यथा आपको जीने का मौका भी नहीं मिल सकता है। कियान्यू ने गंभीरता से कहा, लेकिन आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सिल्वर मून हेवनली वुल्फ 3री मंजिल की गहराई में रहता है। जब तक आप 3री मंजिल पर नहीं जाते, तब तक आप शायद ही उससे मिल पाएंगे। कियान्यू ने भी धीरे से कहा, अंक हथियाने की प्रतियोगिता, चलो शुरू करते हैं। जियो यान ने भी बड़बड़ाया और वे तीनों सीधे सफेद लाश के जंगल के प्रवेश द्वार पर चले गए। जियाओ यान की 3 लोगों की छोटी सी टीम अभी अभी नरक लाश वन के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर चुकी थी। अंधेरा मार्ग नरक लाश वन के अंदरूनी हिस्से से जुड़ा हुआ लग रहा था। मार्ग से आने वाली भयानक और भयावह आभा हवा में भर गई, लेकिन जियाओ यान के साथ तीनों की ताकत, ये सांस भी हानिरहित है। फिर जियाओ यान ने नरक लाश वन के मार्ग को ध्यान से देखा।
ये मार्ग बहुत अजीब था। चारों ओर से उभरे हुए पत्थर भूखे भेड़िए के मुंह की तरह थे। मार्ग के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पत्थर उन क्रूर नुकीले दांतों की तरह हैं, जो लोगों को खाते खाते प्रतीत होते हैं, जो बहुत भयानक है। उसी समय जियाओ यान ने यह भी देखा कि जिस जंगल के प्रवेश द्वार में वे अभी अभी प्रवेश कर रहे थे, वहां एक निश्चित सर्वशक्तिमान द्वारा एक अजीब संरचना स्थापित की गई थी। यह बहुत रहस्यमय था और इसमें यिन और यांग दोनों का संकेत था। इसे पिघलाया जाएगा। ऐसा लगता है कि यह संरचना बेहद खतरनाक है और आम लोग केवल इसी प्रवेश द्वार से अंदर जा सकते हैं। हालांकि जियाओ यान भी मन ही मन चकित था। यह सर्वशक्तिमान जिसने अजीब संरचना की व्यवस्था की है, वो एक लड़ाकू संरचना मास्टर भी होना चाहिए। बस इस मामूली समझ पर भरोसा करते हुए जियाओ यान जानता है कि यह महान गुरु कम से कम दसियों हजार मूल शिलालेखों को संक्षिप्त कर सकता है। वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके और फिर वे तीनों भी मार्ग के साथ आगे बढ़े और जल्द ही एक दोराहे पर पहुंच गए। जियाओ यान ने करीब से देखा। इस तरफ को नरकलाश जंगल के अंदर माना जा सकता है। उसके सामने 4 दोराहे हैं। उनमें से बाईं ओर दूसरे वाले पर जमीन पर एक स्पष्ट पदचिन्ह है। जाहिर है जियाओ यान और अन्य लोगों से पहले कोई और अंदर आया था। हाँ, युएरू ने भी पैरों के निशान देखे और सोचा, इस नरकीय शव वन में न केवल होंगशान में उनके गढ़ के लोग हैं, बल्कि गढ़ के सभी लोग यहां एकत्र हैं। इसलिए ये आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ लोग पहले आते हैं। ये पदचिन्ह किसी ने जानबूझकर छोड़ा होगा ताकि पीछे आने वाले लोगों को बता सके कि ये वही है जो उसने लिया था। जियाओ यान ने चुपचाप रुककर सबसे दाईं ओर वाले को चुना। वो उस व्यक्ति से दूर रहना चाहता था जिसने पदचिन्ह छोड़े थे। एक बात, आखिरकार जियाओ यान की शैली शुरू में ही मर जाना नहीं है। म्यू फेंग और यूरू ने भी जियाओ यान की गति का अनुसरण किया। तीनों थोड़ी देर आगे चले और उनकी दृष्टि धीरे धीरे चौड़ी होती गई। प्रभावशाली रूप से यिन शव वन का मूल चेहरा सामने आया। उदास हवा चल रही थी और पूरे दिन सूरज की रोशनी नहीं थी और केवल एक धूसर चमक थी। हर कोई अनजाने में खड़ा हो गया, लेकिन धीरे धीरे आगे भी बढ़ गया। नरकलाश वन के मार्ग से निकलकर नरकलाश वन की पहली मंजिल में प्रवेश करने के तुरंत बाद वे तीनों एक जंगल में दिखाई दिए। जंगल बड़ा नहीं था और बीच में एक छोटा सा रास्ता था। फिर उन तीनों ने देखा कि जंगल में रास्ते के दोनों ओर फूल और पौधे हरे भरे और सुंदर थे। मैं इसे बिल्कुल नहीं देख सकता। ये वही है जो जुआन सैंटिन और भूत दुनिया के बीच लड़ाई के बाद बचा था। जियाओ यान ने खुद से कहा, शायद ये नरकलाश वन भी खूबसूरत पहाड़ों, आत्माओं और नदियों के साथ एक कीमती जगह है। अन्यथा राक्षस और राक्षस एक साथ क्यों इकट्ठा होंगे? युएरू ने भी इन खूबसूरत फूलों को देखकर आराम किया। आखिरकार ऐसी कोई लड़की नहीं है जिसे सुंदरता या फूल पसंद न हो। म्यू फेंग ने भी चारों ओर सुंदर फूलों को देखा और कहा, मैंने महसूस किया कि यहां चारों ओर एक मजबूत आभा है और मुझे नहीं पता कि यह कहां पवित्र है, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमारी वर्तमान स्थिति नरकीय कोर की पहली मंजिल की परिधि पर होनी चाहिए। यह तर्कसंगत है कि हम विशेष रूप से शक्तिशाली अस्तित्वों का सामना नहीं करेंगे। हां, जियाओ यान और यूरू ने शब्द सुनकर धीरे से उत्तर दिया। तीनों ने धीरे धीरे इसे प्राप्त किया और एक चौथाई घंटे के भीतर जंगल वास्तव में उनके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उन तीनों के सामने एक गुफा दिखाई दी। अपने सामने गुफा को देखते हुए जियाओ यान की पहली धारणा यह थी कि आकाश में एक भूत था और यह बहुत बुरा था। छेद बहुत गहरा है, लेकिन जियाओ यान के दिमाग में छेद में दृश्य स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यह अफसोस की बात है कि यह केवल पहला खंड था और जब यह बाद के खंड में आया तो भूत ऊर्जा बहुत भारी थी। जियाओ यान की धारणा को अवरुद्ध कर रही थी और जियाओ यान की आत्मा शक्ति की धारणा में हस्तक्षेप कर रही थी।
चूंकि आत्मा शक्ति को सम्राट क्षेत्र में अपग्रेड किया गया है, इसलिए जियो यान ने यह भी पता लगाया है कि आत्मा के हमलों को करने के अलावा ये आत्मा शक्ति इसका उपयोग कुछ रहस्यमय स्थानों की जांच करने के लिए भी कर सकती है। क्या आप अंदर जाना चाहते हैं? युएरू ने भी अपने होठों को थोड़ा सा हिलाते हुए कहा। उसने भी छेद से कुछ सांस महसूस की, इसलिए उसने गंभीरता से कहा। आखिरकार युएरू जियो यान के समान नहीं थी। उसने पूरे साल बाहर जीवन मृत्यु की लड़ाई का अनुभव किया और वो ऐसी अज्ञात चीजों के सामने थोड़ा डरपोक महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। चिंता मत करो। जियो यान ने भी धीरे से युएरू की पीठ थपथपाई। हां, तभी युएरू को राहत महसूस हुई और उसे पता ही नहीं चला कि कब, जब तक जियो यान उसके साथ था, कुछ भी असंभव नहीं लगता था। म्यू फेंग भी इस बारे में काफी असहाय है। दोनों के बीच का रिश्ता वाकई। फिर म्यू फेंग भी गुफा के बाहर एक लाइट बल्ब नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो उठा और धीरे धीरे गुफा में चला गया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि गुफा में कुछ अजीब चीजें थी। ये देखकर जियो यान और युएरू ने भी ऐसा ही किया। आखिरकार वे एक टीम थे। जैसे ही वे गुफा में दाखिल हुए, मंद रोशनी और भी कमजोर हो गई, लेकिन सौभाग्य से जियो यान ने रोशनी के लिए एक अलग आग बुलाई और कई लोग भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जियो यान ने गुफा के आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। म्यू फेंग ने आगे की ओर खेला, युएरू बीच में था और जियो यान खुद ब्रेक का प्रभारी था। तीनों धीरे धीरे गुफा में चले गए। इस समय जियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति गुफा की गहराई को ध्यान से जांच रही थी। वो बहुत मजबूत भूत ऊर्जा थी। जियाओ यान ने गुफा की गहराई का पता लगाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आत्मा शक्ति जारी की और पाया कि गुफा में और कुछ नहीं लग रहा था, सिवाय इसके कि गहराई में जीव लग रहे थे, लेकिन ये बहुत अस्पष्ट लग रहा था। 1 मिनट रुको, सामने मु फेंग ने भी कहा। हो, क्या गड़बड़ है? जियाओ यान ने भी कहा। एक अजीब आग जल रही थी, लेकिन उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। देखो वो क्या है? म्यू फेंग ने भी अपनी उंगली से हल्के से इशारा किया। दोनों ने म्यू फेंग द्वारा बताई गई दिशा में देखा और हवा में लपटों की एक लपट लटकी हुई पाई। लपटें नीली हैं, हवा में धीरे धीरे जल रही है। हो, पहली चीज जो जियाओ यान ने ज्वाला को देखते ही देखी वो ये थी कि ज्वाला में तापमान का कोई निशान नहीं था, मानो वो सिर्फ एक सजावट हो। जब जियाओ यान उदास था तो ज्वाला ने अचानक अपनी गति बढ़ा दी और उनकी ओर दौड़ पड़ी। अच्छा नहीं, सावधान। जियाओ यान भी बहुत होशियार था। उसने एक हाथ से यूरू को खींचा और फिर उसकी लड़ाकू क्यूई ने उसके शरीर के सामने एक हल्की ढाल सुरक्षात्मक फिल्म बनाई। दूसरी तरफ पत्थर के कमरे में, ठंडे कुंड में। चलो पहले चलते हैं। इस बार हम इन इंसानों को मिटा देंगे। ये शर्म की बात है। ठंडे कुंड में भी एक आवाज थी। इन दोनों का क्या? यूक्वान ने भी कहा। मैं भी इन दोनों को निगल जाऊंगा। निगलने के बाद मेरी ताकत बहुत हद तक ठीक हो जानी चाहिए। हालांकि अगर तुम अपनी सारी ताकत वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें अभी भी यिन लाश के जंगल में दूसरे आधे हिस्से की जरूरत है। आखिरकार हम जुड़वा है। ठंडे कुंड में उदास आभा भी दिखाई दी। यहां के सभी अधीनस्थ चले गए हैं, इसलिए चलो पहले योजना बनाने के लिए नरक लाश के जंगल में चलते हैं और तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि वयस्क इन दोनों को खाकर यहां ना आ जाए। जब समय आएगा हम इन लोगों को मिटा देंगे। क्यों मेई भी हंसी। ठीक है। ठंडे कुंड में भी एक आवाज थी। चलो चलते हैं। ऐसा कहने के बाद युक्वान और क्यू मेई भी काले धुएं के गुबार में बदल गए और चले गए। पूरा पत्थर का कमरा भी शांत हो गया। ठंडे तालाब में बुलबुले उठते रहे, लेकिन ठंडे तालाब में एक उदास आवाज पत्थर के कमरे में भी गूंजी। 5 सितारा डॉडी और 6 सितारा डॉडी के मानव पावर हाउस वास्तव में स्वादिष्ट है। बोलने के बाद वो शांत हो रहा है। जब तक पूल में खून का लाल रंग कम हो जाता है, तब तक उन दोनों को खाने का समय आ जाएगा। इस समय
हान ची के सामने हु डू और वू जियांग के मुंह पर भी एक अजीब सी मुस्कान थी और फिर एक झटके में गायब हो गई। इन दिनों ये थोड़ा व्यस्त है और अपडेट हर दिन दोपहर और शाम को होने का अनुमान है। हवा में भूत की आग को, नरम को डराना और कठोर को डराना आता था और फिर उसने युएरू पर हमला कर दिया। हालांकि जब भूत की आग युएरू पर हमला करने वाली थी तो युएरू अचानक अजीब तरह से सुस्त हो गई और फिर जियाओ यान ने एक हाथ से युएरू को पीछे की ओर खींचा और फिर दूसरे हाथ से भूत की आग पर जोरदार थप्पड़ मारा। बैंग बैंग बैंग। जियाओ यान के हमले से भूत की आग तुरंत बिखर गई। क्या तुम ठीक हो? जियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ठीक है, बस ये भूत की आग बहुत अजीब लगती है। ये विशेष रूप से मेरी आत्मा पर हमला करती है। युएरू ने भी सोच समझ कर कहा। जियाओ यान ने भी सिर हिलाया, क्योंकि जब जियाओ यान ने अभी भूत की आग पर हमला किया तो उसने भी पाया कि भूत की आग में एक अज्ञात शक्ति है। लेकिन एक बात पक्की है, ये अज्ञात शक्ति लोगों पर हमला करने और उन्हें नष्ट करने के लिए बनाई गई है। आत्मा, सावधान रहो। जियाओ यान ने भी गंभीरता से कहा। मुफेंग, तुम्हें अच्छी जानकारी है। तुम्हें क्या लगता है कि ये चीज क्या है? जियो यान ने भी अपना सिर घुमाया और पूछा। ये भूत की आग केवल कब्रिस्तान में ही दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि सड़ती हुई लाश कुछ अजीब चीजें उत्सर्जित करेगी और जब गैस प्रसारित नहीं होगी तो इस तरह की भूत की आग पैदा होगी। हालांकि अधिकांश भूत की आग बस कुछ अज्ञात और अचेतन चीजें हैं और वे लोगों पर हमला नहीं करती हैं, जो थोड़ा अजीब है। मुफेंग ने भी गंभीरता से कहा। हो सकता है कि इस गुफा में कुछ इस भूत की आग को नियंत्रित कर रहा हो। मुफेंग ने यह भी कहा, चूंकि मुफेंग पूरे साल राक्षसों और भूतों से निपटता रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। यह सुनकर वे तीनों भी अतिरिक्त सावधान हो गए और फिर गुफा की गहराई की ओर बढ़ गए। जियो यान की विशाल आत्मा शक्ति ने खतरे को रोकने के लिए गुफा को ढक दिया। जियो यान के चेहरे पर आश्चर्य का भाव दिखा, क्योंकि उसकी बिखरी हुई आत्मा शक्ति ने अलग अलग जानकारी का पता लगाया। ऐसा लग रहा था कि गुफा की गहराई में कोई शक्तिशाली प्राणी छिपा हुआ है। दुर्भाग्य से प्राणी का शरीर भूत ऊर्जा से बना था, जिसने जियाओ यान को अवरुद्ध कर दिया था। इसलिए जियाओ यान ने ही इसे समझा। अतीत में अपनी उत्कृष्ट आत्मा शक्ति के साथ वो कई चीजों को समझने में सक्षम था, जिन्हें समझना आम लोगों के लिए मुश्किल था। लेकिन अब ये कुछ ऐसा है जिसका जियाओ यान ने पहले कभी सामना नहीं किया था। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़े और जल्द ही गुफा के मध्य भाग में आ गए, जहां भूत ऊर्जा बहुत मजबूत है। जाहिर है कि यहां साधना करने के लिए शक्तिशाली भूत छिपे हुए हैं। जियाओ यान और उन तीनों के आने से गुफा में तुरंत अराजकता फैल गई। मैंने गुफा के बीच में अनगिनत काली गैसों को विभिन्न आकृतियों में बदलते देखा। बहुत अजीब। उसी समय अनगिनत काली क्यूई जियाओ यान और उन तीनों की ओर दौड़ी, मानो वे उन्हें खा जाना चाहती हों। जियाओ यान ने अपनी आंखों में आश्चर्य के भाव के साथ अपने चारों ओर काली गैस को देखा। इस समय उसके पूरे शरीर से अचानक एक मजबूत और दबंग आभा फूट पड़ी और फिर उसका पूरा शरीर आग की लपटों में लिपट गया, जैसे कि आग की एक लपट धरती पर उतर रही हो, और तुरंत उन काली गैसों को चकमा देने और एक साथ संघनित होने के लिए मजबूर कर दिया। एक शांत येन हवा और भूत क्यूई एक पल में गुफा से गूंज उठी। बहुत भयानक लग रही थी। जियाओ यान के मुंह के कोने पर संदेह का एक संकेत था और उसके शरीर पर लपटे तुरंत चमक उठी ने गुफा के आसपास के क्षेत्र को रोशन कर दिया। मध्य हवा में काली गैस को अचानक छिपने की कोई जगह नहीं मिली, जो सभी प्रकट हो गई। इस समय एक काली आकृति अचानक जियाओ यान के पीछे भागी। भयानक काली आकृति उसे चीर कर निगल जाना चाहती थी। उसी क्षण 9 दिशाओं से 9 अलग अलग काली छायाएं चमकी, अलग अलग आभा के साथ। वे सभी जियाओ यान की ओर उग्र रूप से दौड़ी।
सावधान, जियो यान ने कहा। और फिर विशाल लपटों ने एक ही समय में 9 दिशाओं में हमला किया। विभिन्न आग में हिंसक ऊर्जा सबसे अधिक मर्दाना और मजबूत है, और इसमें इस भूत के खिलाफ एक महान दमन भी है। जियो यान के हमले से 9 छायाएं भी पराजित हो गई, और फिर वे एक में परिवर्तित हो गई और गुफा की गहराई में भाग गई। पीछा मत करो, जियो यान ने भी कहा। यह सब पलक झपकते ही हो गया, और म्यू फेंग को भी जियो यान की एक नई समझ हो गई। ठंडे तालाब में खून जैसा लाल पानी धीरे धीरे साफ हो गया। ये समय आ गया है। पूल से एक उदास आवाज आई, और ठंडे पूल से प्रकाश की 2 काली किरणें निकली। प्रकाश की काली किरण हूं डू और वू जियांग को सीधे ठंडे कुंड की ओर ले गई। जैसे ही प्रकाश की काली किरण उन दोनों को छूती है, वो अजीब तरह से गायब हो जाती है। मुझे आश्चर्य है कि इतना साहसी कौन है। ये जुड़वा भूत सम्राट निकला। पत्थर के कमरे में एक उत्तेजक आवाज भी धीरे धीरे गूंजती है। कौन है? ठंडे कुंड के अंदर से भी एक विस्मयादिबोधक आवाज आई। और कौन हो सकता है? क्या ये हम दोनों नहीं है जिन्हें तुम खाना चाहते हो? बोलने के बाद ये पता चला कि ये हु डू और वू जियांग थे। चूंकि तुम मेरा नाम जानते हो, तो चलो जल्दी से इसे पकड़ लेते हैं। हांची की तरफ से भी ठंडी खर्राटे की आवाज आई। हे, अगर ये सामान्य होता तो ये तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता था, लेकिन अब तुमने सील तोड़ दी है और तुम सिर्फ एक शरीर हो, इसलिए तुम अभी भी डर सकते हो। वू जियांग ने भी ठंडी खर्राटे लिए। तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? बस उसे मार डालो ताकि इस तरह मरने वाले नए व्यक्ति का बदला ले सको। हुडू ने भी गुस्से में कहा। लानत है, तुम परमानंद से कैसे प्रभावित नहीं हो सकते? ठंडे पूल में भी संदेह था। यह पहला दिन नहीं है जब मैंने तुम्हारे भूतों से निपटा है। अगर हमें इसका एहसास नहीं हुआ तो हम। वू जियांग के बोलने के बाद उसकी ताकत चरम सीमा तक उत्तेजित हो गई। क्या बात है, भागना चाहते हो? क्या इतना खून सोखने के बाद शक्ति बहाल करना संभव नहीं है? वू जियांग ने भी कहा, और फिर हु डू के साथ आगे और पीछे से हमला किया और हंची की ओर चल पड़ा। हाँ, एक 5 सितारा लड़ाकू सम्राट और एक 6 सितारा लड़ाकू सम्राट बस इस सम्राट को मारना चाहते हैं। ये सिर्फ एक मूर्ख का सपना है। ठंडे पूल से भी दहाड़ने की आवाज आई। हु डू और वू जियांग की भयानक ताकत ने लिंगली झिझी को प्रेरित किया, और फिर कदम दर कदम हंची की ओर चल पड़ा। वे बहुत स्पष्ट है कि इस जुड़वा भूत सम्राट की असली ताकत मानव 7 सितारा लड़ाकू सम्राट के बराबर है। शुरुआत में सील भी समाप्त कर दी गई थी। अब इसने सील को तोड़ दिया है, और इसका आधा हिस्सा नरकीय लाश के जंगल में सील कर दिया गया है। इसलिए वे दोनों इस जुड़वा भूत सम्राट से निपटने में काफी आश्वस्त है। जलती हुई स्वर्ग की हथेली, जलती हुई खामोश उंगलियां। हु डू और वू जियांग भी जानते थे कि ये जुड़वा भूत सम्राट इस समय कमजोर था, इसलिए हर शॉट एक पूरा झटका था। एक हथेली का निशान और एक उंगली का निशान जिसमें भयानक शक्ति थी। हांची की ओर चला गया। 2 भयानक ऊर्जाओं ने पत्थर के कमरे में एक राक्षसी माहौल भी ला दिया। लानत है, भूत विस्फोट। ठंडे पूल में जुड़वा भूत सम्राट अभी जोर से चिल्लाया। इस समय वो ये भी जानता था कि उसने अभी अभी सील को तोड़ा है और उसका शरीर बहुत कमजोर था। इस समय अगर वो एक 5 सितारा डू सम्राट और एक 6 सितारा डू सम्राट की ताकत से निपट रहा था, मालिक तो उसका भाग्य भी बेहद निराशाजनक है। इसलिए जुड़वा भूत सम्राट ने संकोच नहीं किया, तुरंत अपने शरीर में भूत क्यूई को विस्फोट कर दिया, और फिर हांची और इस मार्ग में भूत क्यूई के साथ पत्राचार किया, और इस मार्ग में भयानक विस्फोट की आवाज आई। लानत है, चलो चले। वू जियांग ने भी ठंडी सांस ली, और फिर हु डू के साथ यहां भाग गया। जलती हुई स्वर्ग की हथेली, जलती हुई शांत उंगलियां। 2 भयानक युद्ध कौशल ने राक्षसी मौसम और भूत सम्राट के आत्मविनाश को क्रूरतापूर्वक एक साथ टकरा दिया।
भले ही हु डू और वू जियांग ने भूत सम्राट को फिर से मारने की कोशिश की, लेकिन ये बेकार होगा। आखिरकार पूर्वजों ने इसे नहीं मारा और केवल इसे सील कर सकते थे, इसलिए उनके पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वे यहां से भाग गए। बूम बूम बूम, इस मार्ग में भयानक ऊर्जा बन निकली और ठंडा पूल पहचान से परे था और पत्थर का कक्ष अब मौजूद नहीं था। भयानक विस्फोट के बाद जो कुछ बचा था वो एक गड़बड़ था। खांसी, खांसी, खांसी। लानत है, अगली बार मैं तुम सभी को आगे पीछे आने दूंगा, जुड़वा भूत सम्राटों ने भी कमजोरी से कहा। इस समय आप पहले से ही जुड़वा भूत सम्राटों का असली चेहरा देख सकते हैं। इसका चेहरा एक इंसान जैसा ही है, लेकिन अजीब बात यह है कि पूरा शरीर बीच से पूरी तरह से विभाजित लगता है और शरीर के केवल बाएं हिस्से में एक चेहरा, एक हाथ और एक पैर है, जबकि पूरे शरीर का दाहिना हिस्सा कोरे कागज जैसा कुछ नहीं है। हु डू और वू जियांग भी अपने घरों में लौट आए। तभी उन्हें पता चला कि परीक्षण शुरू हो चुके हैं। लानत है, समय की गणना गलत है। परीक्षण पहले ही शुरू हो चुके हैं। हमें जल्द से जल्द नरकीय शव वन में जाना होगा, जहां जुड़वा भूत सम्राट का दूसरा आधा हिस्सा अभी भी सील है। अब जब ठंडी झील नष्ट हो गई है, तो ये भूत सम्राट भी एक गंभीर रूप से घायल शरीर है। अगर हम दोनों को एक होने देते हैं, तो ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे हम संभाल सकें। बहुत देर नहीं हुई है, चलो जल्दी से चलते हैं, हु डू ने भी गंभीरता से कहा। और वे भी जानते थे कि जुड़वा भूत सम्राटों को वास्तव में मारना काफी मुश्किल होगा, लेकिन उन दोनों ने मिलकर उसे घायल करने का काम पहले ही कर लिया था। हां, वू जियांग ने भी सहमति जताई। होंगू के लोग भी चले गए हैं, मुझे नहीं पता कि वे कहां गए। वू जियांग ने भी महसूस किया कि इस समय होंगशान में कुछ ही लोग थे। वैली मास्टर, सब कुछ तैयार है, आप जा सकते हैं। एक काली आकृति ने सम्मानपूर्वक होंगे से कहा। चलो चलते हैं। बाकी बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांग लोग कुछ लोगों को लाल पहाड़ की रखवाली के लिए भेजेंगे। इस बार केवल सफलता की अनुमति है, असफलता की नहीं, होंगे ने भी कहा। बोलने के बाद बड़ी संख्या में लोग अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन गठन में दिखाई दिए, जो नरक लाश वन की ओर जाता था। यह लगभग आ गया है। इस बार हमारा लक्ष्य नरक लाश वन की तीसरी मंजिल है। भूतिया, वसंत भूत और भूत आत्मा ने बड़ी संख्या में कमजोर भूतों को नरक लाश वन की ओर जाने के लिए प्रेरित किया। लाश वन के बाहर गठन के कारण भी सुपर संप्रदायों के कई लोग इसकी रखवाली कर रहे हैं। जियो यान के तीनों भी गुफा की गहराई की ओर चलते रहे। इसके अलावा 7 काली परछाइयां जो पहले जियाओ यान की ओर भाग रही थी, अचानक उनमें से कुछ जियाओ यान के विशाल ज्वाला हमले से उड़ गई और धीरे धीरे नीले धुएं में बदल गई और हवा में गायब हो गई। अन्य काली परछाइयां स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली थी, यहां तक कि जियाओ यान के शक्तिशाली ज्वाला हमले के तहत वे केवल हिल गई। थोड़ी सी टक्कर के बाद उन काली परछाइयों को भी लगा कि जियाओ यान के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है, और फिर वे मुड़ गई और गुफा की गहराई में भाग गई। जियाओ यान ने 7 भागती हुई परछाइयों को देखा और महसूस किया कि उनमें आभा किसी के द्वारा संघनित की गई थी और गुफा की गहराई में आभा और करीब आ रही थी। तीनों धीरे धीरे गुफा की गहराई में पहुंचे और पाया कि गुफा की गहराई काफी विस्तृत थी और उस जगह में एक भेड़िए के आकार की मूर्ति थी जो बाहर खड़ी थी। ये क्या है? म्यू फेंग भी साहसपूर्वक आगे बढ़ा और भेड़िए के आकार की मूर्ति को सहलाया। सावधान, जियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ी और फिर यूरू के जेड हाथ को ऊपर खींच लिया। चूंकि उसने यूरू की देखभाल करने का वादा किया था, इसलिए वो स्वाभाविक रूप से अपना वादा नहीं तोड़ सकता था। ब्रह्मांड यिन और यांग है, गपशप अनंत है, भूत खो गया है। अब म्यू फेंग ने भी खुद से कहा, और फिर उसके शरीर पर नीली रोशनी चमक उठी। जैसे ही म्यू फेंग की आवाज गिरी,
उसके सामने भेड़िए के आकार की मूर्ति धीरे धीरे बिखर गई। मूर्ति के भेड़िए के आकार के शरीर को ढकने वाली बजरी गोलाकार रूप में नीचे गिर गई और फिर उसका मूल स्वरूप सामने आया। ये एक जीवित भेड़िया है। ये कहना अजीब है कि भेड़िए के आकार की ये मूर्ति एक सजीव भेड़िए में बदल गई है, लेकिन अजीब बात यह है कि ल्यूशेन वुझू की आंखों का कोई रंग नहीं है, मानो वो कोई कठपुतली हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा। जियाओ यान ने अपनी काली आंखें घुमाई और इस जगह को ध्यान से देखा, क्योंकि उसे यहां से कुछ और आभाएं महसूस हुई। उसके सामने वाला भेड़िया सिर्फ एक कठपुतली लग रहा था। ये गुफा में बहुत अंदर होना चाहिए, क्योंकि जियाओ यान ने इधर उधर देखा और पाया कि आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था। और फिर जियाओ यान के सिर के ऊपर की लपटें अचानक भड़क उठीं, तुरंत एक अग्नि ड्रैगन में बदल गई, बेतहाशा लुढ़कती हुई, गुफा में इधर उधर उड़ती हुई। एक के बाद एक गर्मी की लहरें, जैसे आग, गुफा में सब कुछ जला देती है और आसपास की हवा अचानक फट जाती है। अनगिनत चीखें, रोमांचकारी, बहुत भयानक। चूंकि जियाओ यान और अन्य पर हमला करने वाली छायाएं यहां से भाग गई थी और यहां कोई अतिरिक्त निकास नहीं है, तो ये अभी भी यहां होना चाहिए। इसलिए इस समय जियाओ यान का दृश्य यही है। जियाओ यान ने एक हाथ अपनी पीठ पर रखा, सतर्कता से चारों ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे लगता है कि तुम अभी तक नहीं आए हो। बोलने के बाद उसके सिर के ऊपर का हिस्सा नियंत्रित करने वाला अग्नि ड्रैगन चमक उठा और बाईं ओर एक गहरे काले की ओर बढ़ा। एक पल में लाल रोशनी और काली क्यूई, जिसने जियाओ यान और अन्य पर हमला किया था, उलझ गए, जिससे एक दुर्लभ तमाशा बन गया। बीच हवा में अग्नि ड्रैगन अपने मुंह को चौड़ा करके और अपने पंजों को बेतहाशा नाचते हुए टिमटिमाते काले बादल के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़ी। उफनती गर्मी की लहर उदास और ठंडी हवा से टकराई, जिससे एक कर्कश ध्वनि हुई जो असामान्य रूप से कठोर थी। जियो यान की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने अचानक आग के ड्रैगन को वापस खींच लिया। लाल रोशनी तुरंत गायब हो गई और आसपास का माहौल अंधेरे में डूब गया। घने अंधेरे स्थान में काली छाया ने पाया कि आग का ड्रैगन गायब हो गया था और वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। और फिर ये सब जियो यान की धारणा से बच नहीं सका। एक बार जियो यान के सिर के ऊपर घूमते हुए उस चमकती लाल रोशनी ने गुफा में सब कुछ रोशन कर दिया। जियो यान और तीनों ने उसके सामने काले वायु द्रव्यमान को देखा, जो कोक्वेटिश प्रकाश से चमक रहा था। म्यू फेंग ने जियो यान को एक संदेश दिया। इस तरह का भूत स्पष्ट रूप से वही है जिससे म्यू फेंग निपटने में अच्छा है। इसलिए म्यू फेंग ने गंभीरता से कहा, अभी नहीं, दिखाओ, क्या तुम मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करना चाहते हो? अचानक काली हवा में एक बूढ़ी आवाज आई, मानव लड़का, बहुत दूर मत जाओ। ये लाशों का जंगल है, वो जगह नहीं जहां तुम इंसानों को आना चाहिए। अगर तुम नहीं जाते तो हमें खेत जताने के लिए दोष मत दो। उदास आवाज में धमकी की एक झलक है। मू फेंग ने काली छायाओं के समूह को ठंडेपन से देखा और व्यंग्य किया, हालांकि तुम सब एक ही हो, फिर भी मैं तुम्हें अपना असली रूप प्रकट करने के लिए मजबूर कर सकता हूं। उस समय मुझे डर है कि सब कुछ बहुत देर हो जाएगी। जिस क्षण से मैंने इस गुफा में प्रवेश किया, मुझे कई मानव कंकाल मिले, इसलिए तुमने शायद बहुत से मनुष्यों को मार डाला, है ना? तो आज तुम्हारा नाश होना तय है। भूत और हम इंसान प्राचीन काल से दुश्मन रहे हैं। तुम बहुत से मनुष्यों को मारने के बजाय हमारे कदम को मृतकों का बदला लेने के रूप में माना जा सकता है। आवाज उदास होकर बोली, हालांकि तुम्हारे शरीर पर एक अजीब सी आभा है, लेकिन घमंडी और अज्ञानी मत बनो। अतीत में अनगिनत लोग यहां पागलपन से भरे हुए आए, लेकिन वे सभी यहां मर गए और हमारे लिए स्वादिष्ट बन गए। यू रीडिंग बुक्स। तुम आज निश्चित रूप से जीवित नहीं जा पाओगे, हालांकि तुम्हारे शरीर पर कुछ अजीबोगरीब आभाएं हैं, लेकिन तुम्हारा बच पाना असंभव है।
शब्द समाप्त होने के बाद काली गैस में अचानक 6 भौतिक छायाएं दिखाई दी। जियांग मुफेंग ने हमला किया। जियाओ यान ने देखा कि वे सभी भूखे भेड़िए थे, अलग अलग आकृतियों वाले, लेकिन वे बहुत भयंकर दिख रहे थे। जियाओ यान ने अपनी विशाल आत्मा शक्ति का उपयोग करके 6 भेड़ियों के सिर के शीर्ष की सावधानी पूर्वक जांच की और उन पर बुरी गैस का हल्का सा निशान था। जाहिर है वे अच्छे नहीं थे। जैसे ही 6 भूखे भेड़िए दिखाई दिए, उन्होंने मु फेंग को ध्यान से देखा, जैसे कि ये स्वादिष्ट भोजन हो। फिर भूखे भेड़िए का शरीर हवा की तरह तेज था। तीखे पंजे और भेड़िए के दांतों के साथ एक उदास ठंडी रोशनी चमकाते हुए और अलग अलग दिशाओं से मु फेंग पर झपटा। इस स्थिति को देखते हुए आप देख सकते हैं कि ये भेड़िया राक्षस हमलों को जोड़ना जानते हैं और रणनीति के उपयोग की गहरी समझ रखते हैं। मु फेंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी, ये जानते हुए कि ये भेड़िए साधारण जंगली भेड़िए नहीं थे, इसलिए उसे सावधान रहना था कि वह लापरवाह न हो जाए। जियाओ यान और युएरू ने म्यू फेंग के लिए लड़ने के लिए जगह बनाने के लिए थोड़ा सा कदम बढ़ाया। वे दोनों म्यू फेंग से कुछ फीट दूर चले गए और धीरे से इन क्रूर भेड़िया राक्षसों से बच गए। ये देखकर म्यू फेंग ने अपनी आंखों में एक भयावह मुस्कान दिखाई, अपना सिर धीरे से घुमाया और चुपचाप इन भेड़िया राक्षसों के हमलों के अगले दौर की प्रतीक्षा की। जियाओ यान भी इस समय बहुत शांत है। 1 महीना बहुत लंबा समय है, इसलिए अंकों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और किसी अज्ञात कारण से जियाओ यान को काली हवा के द्रव्यमान से एक अलग तरह की शक्ति महसूस हो रही थी। और जब से मैं यहां आया हूं, मैं भूतों से निपटने की अपनी क्षमता में सुधार करने आया हूं। आखिरकार मैंने भूतों से कभी निपटा ही नहीं था, इसलिए मैंने मु फेंग को इन भूखे भेड़ियों से निपटते हुए ध्यान से देखा और दुश्मन को जवाब देने का तरीका सीखा। कौशल युएरू भी जियाओ यान की तरह ही है। हालांकि उसे पहले भी अनुभव है, लेकिन उसने कभी भूत का सामना नहीं किया है, इसलिए उसने अपनी आंखें थोड़ी सी घुमाई और मु फेंग को ध्यान से देखा। इस समय मु फेंग ने अपने शरीर पर अजीब नीली रोशनी को दूर कर दिया और फिर उसकी उंगली पर ना अंगूठी हल्के से चमक उठी और उसके हाथ में एक बिंग किंग तलवार दिखाई दी। भूखे भेड़िए के हमले के पहले दौर को मु फेंग की त्वरित चाल ने चतुराई से टाल दिया और हमले का दूसरा दौर शुरू हुआ। फिर भूखे भेड़ियों के हमले का सामना करते हुए मु फेंग ने बस एक लंबी तलवार पकड़ी और फिर उसका शरीर हिल गया, जैसे कि एक भेड़ बाघ के मुंह में घुस गई और 6 भेड़ियों के घेरे में फिसल गई। जब 6 भूखे भेड़िए हैरान थे, तभी म्यू फेंग ने हरकत की। फेंग के हाथ में थोड़ी चमकती नीली रोशनी वाली लंबी तलवार ने तुरंत 6 तलवारें काट दी। 6 भूखे भेड़ियों पर हमला किया। मु फेंग ने जिस तलवारबाजी का इस्तेमाल किया, वो वास्तव में उसके शरीर में मौजूद लड़ाकू क्यूई को तलवार पर इकट्ठा करना और फिर उसे इच्छानुसार काटना था। लेकिन उसने तलवारबाजी का अभ्यास करने की विशेष तकनीक के साथ इसका इस्तेमाल नहीं किया, अन्यथा इसकी शक्ति आश्चर्यजनक होती। लेकिन उसके हाथ में लंबी तलवार और इस तरह के आक्रामक होने के कारण इन 6 भेड़िया राक्षसों को मारना भी उसकी मुट्ठी में था। मु फेंग के हाथ में लंबी तलवार कांपने लगी और नाचने लगी और शक्तिशाली लड़ाकू भावना तलवार पर इकट्ठा हो गई, जिससे तुरंत उसके बाहर तलवार की किरण बन गई। तब अनगिनत तलवार की रोशनी दिखाई दी, भूखे भेड़िए पर वार करती हुई। हालांकि भूखे भेड़िए ने उनसे परहेज किया, लेकिन वे बहुत अधिक थी। एक पल में 6 भूखे भेड़ियों को मारा गया, जिससे वे एक तीखी चीख निकालते हैं, जो तुरंत काली गैस की किरण में बदल जाती है और बिना किसी निशान के गायब हो जाती है। 6 भूखे भेड़ियों ने भयानक चेहरे के साथ म्यू फेंग के फुटपाथ का सामना किया। अप्रत्याशित रूप से म्यू फेंग के हाथों से तलवार की किरणों की शक्ति को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। एक पल में 4 भूखे भेड़िए काले धुएं में बदल गए और गायब हो गए। 2 में से एक गंभीर रूप से घायल हो गया और मरने के करीब था, जबकि दूसरा भूखा भेड़िया बिना किसी चोट के म्यू फेंग को घूर रहा था।
ये भूखा भेड़िया बाकी पांचों का नेता लगता है। ये देखकर बगल में मौजूद काली हवा के द्रव्यमान ने भी धीरे धीरे कुछ सांस छोड़ी। अंतरिक्ष में भेड़िए की मूर्ति की ओर बढ़ गया, जो एक जीवित शरीर की तरह दिख रही थी, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं था। तलवार की क्यूई गुफा में बह गई और रेत और पत्थर अचानक गुफा में उड़ गए और बजरी राख में बदल गई। सौभाग्य से जियो यान और युएरू की दृष्टि भी असाधारण थी, इसलिए वे बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए। म्यू फेंग की आकृति हवा में नाच रही थी। लंबी तलवार नीली रोशनी के साथ फूट पड़ी और अतुलनीय अत्याचारी तलवार की रोशनी ने बचे हुए भूखे भेड़िए को कहीं छिपने के लिए मजबूर कर दिया। ये देखकर म्यू फेंग ने भी व्यंग्य किया और कहा, मैंने अभी तक आत्मसमर्पण नहीं किया है, तलवार को देखो। जब शब्द गिरे तो मैंने देखा कि म्यू फेंग के हाथ में लंबी तलवार की नीली रोशनी बढ़ रही थी और तलवार की रोशनी की परतों ने एक गोलाकार मुखौटा बनाया, जिसने भूखे भेड़िए को ढक दिया और जल्दी से बंद हो गया। भूखे भेड़िए का शरीर तलवार के कफन की परतों से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए बाएं और दाएं चमक रहा था, लेकिन जैसे ही उसने नीली तलवार की रोशनी को छुआ, भूखे भेड़िए का शरीर तुरंत सिकुड़ गया। पलक झपकते ही भूखे भेड़िए ने एक दयनीय चीख निकाली और उसका शरीर धीरे धीरे नीली तलवार की रोशनी में समा गया। भूखे भेड़िए को खुद पर हावी होते देख म्यू फेंग ने भी अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी। उसके दाहिने हाथ में लंबी तलवार घूमी और एक शक्तिशाली तलवार ऊर्जा में यिन और यांग गपशप तकनीक की रहस्यमय आभा समाहित थी। म्यू फेंग के जादुई फार्मूले के साथ मिलकर वो तुरंत उस पार चला गया और उस अंधेरे वायु द्रव्यमान की ओर बढ़ गया। मैंने एक काली गैस देखी जो तुरंत म्यू फेंग की तलवार की रोशनी से मिली। दो अलग अलग गुणों की शक्ति एक पल में फट गई और हवा में कठोर दबी हुई आवाजें फूट पड़ी। म्यू फेंग की नीली तलवार की रोशनी एक झटके में काली गैस के सबसे बाहरी हिस्से से टूट गई और काली छाया वायु द्रव्यमान पर बहुत तेजी से चली। जैसे ही वो टकराने वाली थी, अचानक एक काला जेड काले वायु द्रव्यमान से बाहर निकल गया। प्रकाश की किरण तुरंत म्यू फेंग की तलवार की चमक से मिली। हवा में सोने और लोहे के आपस में टकराने की आवाज आई और प्रकाश की काली किरण ने म्यू फेंग की तलवार की रोशनी को दूर भगा दिया, जिससे म्यू फेंग थोड़ा हैरान हुआ। ओह, म्यू फेंग ने भी आश्चर्य से कहा। जियाओ यान ने हवा को ध्यान से देखा। काली गैस काली हवा के द्रव्यमान के चारों ओर घूम रही थी और नाच रही थी, और उसकी आंखों में चिंतन का एक निशान था। सबसे बाहरी घेरे के बिना काली चीज ने अपना मूल स्वरूप प्रकट किया। वह चीज भेड़िए के दांत के समान है, लेकिन यह बहुत मोटा और लंबा है, लगभग कुछ फीट। जियाओ यान ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि ये भूत असल में हथियारों का तरीका जानते हैं। ऐसा लगता है कि ये वाकई आसान नहीं है। इस गुफा में बहुत सी चीजें छिपी हुई लगती है। चुपचाप उड़ते हुए भेड़िए के दांतों को देखते हुए जियाओ यान के शरीर से तुरंत ही चमक निकल गई और एक बहुत बड़ा आवेग तुरंत गुफा के हर हिस्से में भर गया। जियाओ यान के शरीर पर धीरे धीरे लाल रोशनी की एक परत उभरी, जो धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। युएरू की तरफ से हटकर उसने हवा में भेड़िए के दांत की ओर एक हल्का सा कदम बढ़ाया। जियाओ यान की आंखें उदासीन थी और वो धीरे धीरे चल रहा था। जियाओ यान, तुम क्या कर रहे हो? म्यू फेंग भी जोर शोर से लड़ रहा था, लेकिन जियाओ यान भी हैरान था जब वो इस तरह से बाहर आया। गुफा में एक तनावपूर्ण माहौल था और इंसानों और भूतों के बीच टकराव धीरे धीरे मंचित हो रहा था। गुफा में अचानक शांति छा गई और फिर जियो यान भी भेड़िए के दांत के सामने आया। हाथ बढ़ाकर उसे छुआ। लाल रोशनी काले भेड़िए के दांत पर परावर्तित हुई, बहुत अजीब लग रही थी। म्यू फेंग को लगा कि अभी भी युद्ध चल रहा है, युद्ध आसन्न था। गुफा में अचानक एक उदास हवा चली, अनगिनत उदास चीखें और भयानक दहाड़े, मानो मरे हुए लोग रो रहे हों, जिससे लोग डर गए। इस समय अजीब दृश्य, मुझे नहीं पता कि इसका क्या मतलब है। भयानक और भयानक गुफा में
जियो यान के शरीर से एक लाल रोशनी निकली, जिसने उसे कुछ भी होने से रोकने के लिए मजबूती से लपेट लिया। उसके सिर के ऊपर लाल विशालकाय ड्रैगन शीर्ष पर टिका हुआ है, बिना रुके घूम रहा है और उड़ रहा है। प्रकाश भी बेहद विशिष्ट था, एक अजीब रहस्य के साथ चमक रहा था, और जियो यान के शरीर का पीछा कर रहा था। धीरे धीरे काले वायु द्रव्यमान के पास पहुंच रहा था। इस समय काले वायु द्रव्यमान भेड़िया दांतों से एक भयावह आवाज निकली। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे खोज लोगे। ये मेरे लिए वाकई आश्चर्यजनक है, लेकिन कोई बात नहीं। इतने सालों से हम यहां तुम इंसानों द्वारा फंसे हुए हैं। अगर तुम नहीं गए तो आज जब से तुम यहां हो तो जिंदा निकलने की उम्मीद मत करो। ये तुम्हारा छिपने का स्थान है। उस समय मैं तुम्हें बिना हड्डियों के छोड़ दूंगा और धीरे धीरे तुम्हें खाऊंगा। हाँ। उदास हंसी विशेष रूप से कठोर थी। मू फेंग राक्षस को देखते हुए व्यंग्यात्मक रूप से बोला, दुष्ट, बड़ी बड़ी बातें मत करो। अगर तुम्हें क्षमता है तो तुम इसे दिखा सकते हो। तुम देखो, तुमने अभी तक मानव रूप भी पूरा नहीं किया है और तुम्हारी साधना अभी भी बहुत पीछे है। आवाज ने ठंडे स्वर में कहा, अज्ञानी मनुष्य, क्या तुम सोचते हो कि मानव रूप में साधना करने वाले लोग शक्तिशाली होने चाहिए? ये हास्यास्पद है। मैं तुम्हें बता दूं, मानव रूप में साधना बहुत शक्तिशाली है, लेकिन कुछ विदेशी आत्माएं हैं जो मानव रूप में साधना नहीं करती है, लेकिन वे भी उतनी ही शक्तिशाली हैं और उनमें जरा भी निशान नहीं दिखता। यहीं पर वे शानदार है। अब तुम मरने के लिए तैयार हो। बेचारे इंसान। जैसे ही शब्द बंद हुए, आसपास की हवा गरजने लगी और काली गैस की परतें धीरे धीरे उस भेड़िए के आकार की मूर्ति की ओर चली गई, जिसे शुरुआत में म्यू फेंग ने हिला दिया था। भेड़िए ने भी अपनी आंखें खोली और जियाओ यान को घूरने लगा। सजीव सफेद भेड़िए से एक भयानक आभा निकल रही थी। अंतरिक्ष में सफेद भेड़िया पहले एक मूर्ति था, लेकिन म्यू फेंग के साधन के बाद बजरी बिखर गई और यह बिना सांस के एक जीवंत सफेद भेड़िया बन गया। जब काले वायु द्रव्यमान ने सफेद भेड़िए के शरीर को नियंत्रित किया तो एक शक्तिशाली आभा भी निकली। इस समय सफेद भेड़िया राजसी था। उसके सफेद बालों के चारों ओर काली आभा की एक परत थी। यह सफेद भेड़िया ऐसा क्यों महसूस कर रहा है कि वो जीवित है? म्यू फेंग को भी कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि म्यू फेंग ने पाया कि जब जियो यान हवा में काले वायु द्रव्यमान से बात कर रहा था तो काला वायु द्रव्यमान अस्पष्ट रूप से अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा था। सफेद भेड़िया चला गया। इस काले वायु द्रव्यमान की ताकत ने भी उन तीनों के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया, लेकिन सावधानी से म्यू फेंग ने भी सफेद भेड़िए को सतर्कता से देखा। यह देखकर कि उसके सामने सफेद भेड़िया हिलता हुआ लग रहा था, म्यू फेंग तुरंत मुस्कुराया और कहा, चलो, मैंने इतने सालों तक राक्षसों को वश में किया और खत्म किया है। आज पहली बार मेरा सामना तुम्हारे जैसे भूत से हुआ है। इस बार मैं तुम्हें इसका इस्तेमाल करने दूंगा ताकि तुम देख सको कि मैं कितना अच्छा हूं। चलो देखते हैं कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारे मूल आकार से बाहर निकाल सकता हूं। म्यू फेंग ने अपने हाथों को मोड़ा और नीले रंग की लड़ाई वाली क्यूई ने तुरंत उसके पूरे शरीर को ढक दिया और फिर एक पल में एक लहर की तरह फैल गई। म्यू फेंग को यह भी पता था कि वे तीनों भी इस समय एक छोटी टीम थे, इसलिए उन्होंने जियो यान को अकेले लड़ने देने की हिम्मत नहीं की। इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने की पहल की। यह देखकर जियो यान बस कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने अपने सामने सफेद भेड़िए को देखा। तुम क्या सोच रहे हो? जियाओ यान की शक्तिशाली आत्मा की धारणा के साथ यह पता लगाना स्वाभाविक रूप से मुश्किल नहीं है कि यद्यपि इस सफेद भेड़िए में बुद्धि है, लेकिन उसकी पुतलियां बिल्कुल ठीक नहीं लगती। मू फेंग का हमला जल्द ही सफेद भेड़िए के शरीर को ढकने वाली काली गैस के संपर्क में आया और हवा में अचानक चीख की एक अजीब सी आवाज भर गई, जो बहुत चौंकाने वाली थी। काली क्यूई से ढके सफेद भेड़िए के विशाल सिर पर जानवरों की पुतलियां धीरे धीरे
एक अलग रंग का उत्सर्जन करती है। काली गैस और नीली रोशनी एक दूसरे को पागलों की तरह नष्ट करते हुए बीच हवा में एक लड़ाई शुरू कर दी और एक पल में एक दूसरे का सामना किया। इस समय काली हवा के द्रव्यमान से ढका सफेद भेड़िया अचानक आध्यात्मिकता से भर गया। भेड़िए का मुंह कई फीट चौड़ा था। उसने अपना मुंह खोला और अपने दांत चटकाए। वो बहुत भयंकर था। सफेद भेड़िए के मुंह में दो काले नुकीले दांत सफेद भेड़िए के बाहरी फर के साथ एक तीव्र विपरीतता बनाते थे। वे बाई से दाई और लड़खड़ाते हुए नाच रहे थे। प्रकाश की काली किरणों से घिरे हुए एक भूतिया ऊर्जा के साथ आकाश की ओर उड़ते हुए, बहुत शक्तिशाली। बीच हवा में एक गर्जने वाला भेड़िया चिल्लाया। आवाज ऐसी थी जैसे वो आकाश को चीरने वाला हो। और उसने अपना विशाल मुंह भयंकर रूप से खोला और म्यू फेंग की ओर दौड़ा। वह स्थिति एक काले बादल की तरह थी जो तुरंत म्यू फेंग के सिर के ऊपर दिखाई दिया। उसे चकमा देने का मौका नहीं दिया। फिर एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। जिस समय काली चमक दिखाई दी, सफेद भेड़िए की विशाल जानवर पुतलियां भी यूरू, म्यू फेंग और जियाओ यान को घूर रही थी। सफेद भेड़िए का पिछला हमला सिर्फ इसी लालच के लिए था। म्यू फेंग और यूएरू भी इस अजीब काली चमक से चकित थे और सुस्ती में पड़ गए। दरअसल इसका दोष उन दोनों पर नहीं है। आखिरकार वे जियाओ यान जितने सतर्क नहीं हैं, लेकिन जियाओ यान हमेशा अपनी आत्मा के दायरे की रक्षा के लिए आत्मा शक्ति को प्रेरित कर सकता है। इसलिए सफेद भेड़िए का कोई रास्ता नहीं है। भ्रम। जियाओ यान के शरीर के अंदर एक हैरान करने वाली आवाज सुनाई दी। ये उसके मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज थी। भ्रम। जियाओ यान ने भी खुद से कहा। जिस पल उसे सफेद भेड़िए के जानवर की पुतलियों ने घूरा, उसे बस अपने दिमाग में एक हल्की सी बेहोशी महसूस हुई और फिर वो एक पल में गायब हो गई। अच्छा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये भूत भ्रम को जानता होगा। तथाकथित भ्रम लोगों की आध्यात्मिक शक्ति या आत्मा शक्ति पर हमला करने का एक तरीका है। अपनी खुद की शक्तिशाली आत्मा शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति के माध्यम से और कुछ अनजाने लेकिन छिपे हुए आंदोलनों, ध्वनियों, आंदोलनों, दवाओं या वस्तुओं के माध्यम से दूसरे पक्ष को आत्मा में गिराने के लिए। एक ट्रांस अवस्था में सभी प्रकार के मतिभ्रम होते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी कहा, क्या इसमें कोई नुकसान है? यह तर्क दिया जाता है कि इस भूत की शक्ति कम है, इसलिए यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और इस भ्रम का स्तर बहुत कम है। जब तक आप इस भूत को हराते हैं, भ्रम स्वाभाविक रूप से आत्मपराजित होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग और जियो यान ने भी बात की। उन्होंने जिन दो लोगों को देखा, वे अवरुद्ध हो गए और कोमा में चले गए। जियो यान की आंखें तुरंत बेहद ठंडी हो गई और एक हिंसक भयानक ज्वाला अचानक फूट पड़ी। चूंकि वे दोनों बेहोश थे, तो वे इस सफेद भेड़िए के खिलाफ अपने कौशल को खुद ही दिखा सकते हैं। उसके सिर के ऊपर बैठा लाल रंग का विशालकाय अजगर थोड़ा सा हिला और अचानक 10 गुना गति से सफेद भेड़िए पर हमला कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम कैसे कर सकते हो? मूल रूप से सुस्त सफेद भेड़िया भी काली हवा के द्रव्यमान के बसने के बाद बुद्धि प्राप्त कर ली और फिर जियो यान को देखा और आश्चर्य में कहा, कैसे इस मानव लड़के के पास अपना रास्ता नहीं है। उस पल पूरी गुफा थोड़ा कांप उठी और चारों ओर से अनगिनत धूल गिर रही थी। गुफा में कठोर पत्थर की दीवारें उग्रलाल विशालकाय ड्रैगन के झटके से चकनाचूर हो गई, जो तुरंत धूल में बदल गई और धीरे धीरे गिर गई। काली गैस से ढके सफेद भेड़िए ने अपना विशाल शरीर हिलाया और अगले ही पल विशाल भेड़िए का सिर जियो यान के सिर के ऊपर दबने वाला था। एक ही बार में जियो यान को खाने की कोशिश कर रहा था। मैंने देखा कि जियो यान का उग्रलाल विशालकाय ड्रैगन अचानक तेजी से घूमने लगा और घूमने लगा और दूधिया सफेद रोशनी ने प्रकाश की एक किरण बनाई जो सीधे विशाल काले भेड़िए के सिर पर जा गिरी। उसी समय विशाल भेड़िए के सिर में दो काली रोशनी और छायाओं ने तुरंत दो शक्तिशाली काली चमक उत्सर्जित की
जो प्रकाश की लाल किरण का सामना करती थी। काली चमक बहुत शक्तिशाली थी और पलक झपकते ही जियो यान के सिर के ऊपर का उग्र लाल ड्रैगन नीचे दब गया। इस समय जियो यान का चेहरा थोड़ा ठंडा था और उसने धीरे से अपनी उंगली पर अंगूठी को सहलाया और फिर अनंत अग्नि का प्राचीन शासक भी जियो यान के हाथ में प्रकट हुआ। इसके बाद जियो यान की प्रतिशोध की भावना भी चरम पर पहुंच गई और एक राक्षसी माहौल बन गया। अचानक उसके सिर के ऊपर का उग्र लाल ड्रैगन फिर से प्रकट हुआ और उसके हाथ में अनंत अग्नि का प्राचीन शासक भी अतुलनीय रूप से गर्म तापमान को बाहर निकाल रहा था, जो काली चमक का विरोध कर रहा था। जियो यान ने अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को दोनों हाथों में पकड़ लिया, फिर अपने सामने सफेद भेड़िए को देखा और गंभीरता से कहा, लौ लहर को विभाजित करती है। मैंने देखा कि जियो यान ने अपने हाथों को थोड़ा सा आपस में जोड़ा। उसके शरीर के चारों ओर की उग्र लाल आभा अचानक हिंसक रूप से घूमने लगी। बस एक पलक झपकते ही अनंत अग्नि के प्राचीन शासक की रोशनी दो नीले ड्रैगन की तरह घूमती रही और आपस में जुड़ती रही, विशाल काले भेड़िए के सिर को लपेटती रही और तेजी से घूमती रही। नीला ड्रैगन तेजी से घूमता रहा, भेड़िए का सिर डर से दहाड़ता हुआ बीच हवा में घूमता रहा। उसी समय जियो यान के सिर के ऊपर उग्र लाल विशाल ड्रैगन ने भी एक अतुलनीय रूप से चमकदार लाल चमक बिखेरी, जो काले वायु द्रव्यमान को तेजी से जला रही थी, धीरे धीरे इसकी सुरक्षा की परतों को नष्ट कर रही थी और इसके शरीर को नष्ट कर रही थी। काले विशालकाय भेड़िए का सिर धीरे धीरे मंद हो गया और प्राचीन शासक और विभिन्न अग्नि स्थिरांक के घूमने के तहत छोटा हो गया, एक नीले ड्रैगन में बदल गया, धीरे धीरे अपना मूल स्वरूप प्रकट कर रहा था। इस समय सफेद भेड़िए के शरीर में भयभीत और क्रोधित आवाज विशेष रूप से कठोर थी। इस समय सफेद भेड़िए के दो नुकीले दांत पहले से ही ऊर्जा से बाहर निकल चुके थे और उन पर जियाओ यान के उज्जवल प्राचीन शासक ने हमला किया और वे एक फ्लैश में उसके शरीर में वापस आ गए। जियाओ यान ने भी चुपचाप अपने सामने सफेद भेड़िए को देखा। सफेद भेड़िए से काली क्यूई भी बच गई। जाहिर है कि वह जियाओ यान की अजीब आग को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे सफेद भेड़िए को नियंत्रित करने वाली काली क्यूई ने भी अपना असली रंग दिखाया। उसी समय नरकलाश जंगल की तीसरी मंजिल में म्यूले मुस्कुराया और दूर तक घूरते हुए अपने मुंह में कड़वाहट से बड़बड़ाया, जियाओ यान के बारे में क्या, नए राजा के बारे में क्या, जब तक आप इस नरकलाश जंगल में आने की हिम्मत करते हैं? तीसरी मंजिल, हम नई नफरत और पुरानी नफरत को एक साथ गिनेंगे। म्यूलर के बगल में एकांत झरने के भूत और भूतिया भूत है। जियो यान ने भी करीब से देखा। उसके सामने काले वायु द्रव्यमान का असली चेहरा वास्तव में एक भेड़िया था, लेकिन अंतर यह है कि इस भेड़िए के पास बहुत तेज, मोटे और लंबे नुकीले दांतों की एक जोड़ी है, जो बहुत ही विशिष्ट है। नुकीले दांतों की जोड़ी लाल और काले रंग की निकली, बहुत अजीब, जैसे कि वे जड़े हुए हों, जैसे कि वे पैदा नहीं हुए हों। इस समय भेड़िया छाया की आंखें डरावनी थी और जब उसने इसे देखा तो उसने अचानक अपना सिर उठाया और गुस्से से दहाड़ लगाई और उसका शरीर तुरंत काले धुएं के बादल में बदल गया। इसके तुरंत बाद काला धुआं तुरंत गायब हो गया और एक आकृति अचानक चमक उठी, दोनों हाथों के पंजे के आकार के साथ, जियो यान की ओर भागते हुए। ये एक आदमी था जो जियो यान की ही उम्र का लग रहा था। एक लंबा और संकीर्ण चेहरा और उसके चेहरे पर एक क्रूर भाव था। जियो यान तुरंत मुड़ा और वेयरवुल्फ के हमले को इच्छानुसार झेला। उसने उस वेयरवुल्फ के सिर के ऊपर एक बहुत शक्तिशाली काली रोशनी देखी जिसने उस पर हमला किया था। दुर्भाग्य से जियाओ यान की धारणा में उस काली रोशनी में एक बहुत ही स्पष्ट दुष्ट आभा थी। जियाओ यान ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मानव रूप में विकसित हो जाओगे। तुम पहले भी अपनी असली ताकत छिपाते रहे हो। ये वास्तव में कपटी है। जियाओ यान ने बोलना समाप्त किया
अनंत अग्नि के प्राचीन शासक ने उसके हाथ में चमक दिखाई और भेड़िए की छाया पर गोली चलाई। वेयरवुल्फ ने अपना मानवीय रूप बनाए रखा और दहाड़ते हुए कहा, मानव, मैंने पहले तुम्हें कम आंका था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे शरीर पर लपटें इतनी शक्तिशाली होंगी। हालांकि चूंकि अब तुम मेरा असली चेहरा जान गए हो, तो चलो मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। भेड़िए का क्रूर स्वभाव अचूक है। मैंने वेयरवुल्फ के हाथ में चमकती हुई चमक देखी और 2 फुट लंबे भेड़िए के दांत के आकार के हथियार, एक लाल और एक काला, अचानक उसके हाथ में दिखाई दिए। वेयरवुल्फ बहुत तेज था और जब वो चलता था तो अनगिनत आकृतियां तुरंत ही आसपास के वातावरण में बदल जाती थी, जियाओ यान को घेर लेती थी। लाल और काली रोशनी और छाया की गति के कारण यह पहले से ही एक निरंतर प्रभामंडल बना रहा था, जिसने जियाओ यान को अंदर फंसा दिया। जियाओ यान का चेहरा शांत था, उसके पैर थोड़े हिल रहे थे, उसका हाथ लाल रंग की लौ की तरह था और उसने इसे लगातार 9 बार हिलाया। हर बार जब इसे घुमाया जाता है तो अलग अलग आग के प्राचीन शासक की चमक और भी मजबूत हो जाती है। 9 झूलों के पूरा होने के बाद एक अतुलनीय शक्तिशाली बल बिखरते शासक के बीच में फंसा हुआ उग्र रूप से वार करता हुआ एक पल में वेयरवुल्फ की ओर झपटा, मानो वह एक पहाड़ को खोलने और एक पहाड़ को तोड़ने वाला हो। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी गुफा हिल गई। जियाओ यान की शक्ति इस पैर में पूरी तरह से है और फेन जुए की शक्ति भी पूरी तरह से अस्थिर लिंगली है। एक पैर से वेयरवुल्फ के आक्रमण को चकनाचूर कर दिया। जियो यान ने अपनी शक्तिशाली आत्मा धारणा शक्ति पर भरोसा किया ताकि वेयरवुल्फ की गति को आसानी से जान सके और फिर वेयरवुल्फ के प्रकट होने का इंतजार किए बिना वो एक पल में उसके सामने आ गया। जियो यान की आंखों में एक व्यंग्य था और उसका दाहिना हाथ बिजली की तरह हवा में एक पैर नीचे गिरा। इस पैर ने जियो यान की दूधिया सफेद ज्वाला शक्ति को पकड़ रखा था और वेयरवुल्फ का सिर तुरंत दिखाई दिया, जिससे उसके बचने का कोई मौका नहीं बचा। वेयरवुल्फ वास्तव में शुद्ध भूत ऊर्जा से संघनित है और चूंकि ये भेड़िए की मांद है, इसलिए ये एक भेड़िए के आकार में बदल जाता है। इसके अलावा ये वेयरवुल्फ आखिरकार बेहद मजबूत भूत क्यूई के साथ संघनित है और भूत क्यूई उदास और अजीब है और जियो यान की अजीब आग सबसे अधिक यांग और मजबूत है और ये बेहद हिंसक है, इसलिए ये वेयरवुल्फ का दुश्मन भी है। वेयरवुल्फ को खतरे का एहसास हुआ। उसका शरीर अचानक नीचे गिर गया और फिर तेजी से जियो यान के सामने घूम गया। वेयरवुल्फ के तेजी से घूमने के साथ एक काली रोशनी की किरण तुरंत फूट पड़ी, जो जियो यान के शक्तिशाली वार से टकराई। 2 शक्तिशाली वायु धाराएं एक पल में टकराई और तुरंत एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसने आकाश और पृथ्वी को नष्ट कर दिया। आसपास की पत्थर की दीवारें अचानक टुकड़े टुकड़े हो गई और पूरी गुफा ढह गई। सौभाग्य से जियो यान ने ताकत को नियंत्रित किया, इसलिए गुफा ढह नहीं गई। जियो यान का शरीर दूधिया सफेद लपटों से ढका हुआ था और उसमें उड़ने वाला सारा मलबा जलकर राख हो गया। जहां तक जियो यान की आत्मा शक्ति का सवाल है, वो वेयरवुल्फ की हरकतों पर नजर रख रहा था और उसे भागने का मौका नहीं दिया। लेकिन जियो यान ने यह भी पाया कि इस वेयरवुल्फ की ताकत इंसानों के 3 सितारा लड़ाकू सम्राट के शिखर के बराबर है, लेकिन वह उसे मारने में असमर्थ रहा है। ऐसा लगता है कि जब तक उसका हमला बहुत मजबूत है, तब तक वेयरवुल्फ एक उदास भूत को बाहर निकाल देगा। ये वो भूतिया आभा थी जिसने उसके अपने हमले को ऑफसेट कर दिया। हालांकि इस हमले में जियो यान ने वेयरवुल्फ से निपटने के लिए अपनी आत्मा की शक्ति का भी इस्तेमाल किया, इसलिए विस्फोट के समय जियो यान को स्पष्ट रूप से लगा कि वेयरवुल्फ की आभा बहुत कमजोर थी और ऐसा लग रहा था कि यह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। लेकिन ये वेयरवुल्फ बहुत अत्याचारी भी है। इस तरह का एक पैर भी इसे नहीं मार सकता, इसलिए जियो यान मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता। ये वेयरवुल्फ वास्तव में आसान नहीं है। वेयरवुल्फ के चारों ओर की काली रोशनी
तुरंत मंद हो गई। उसका शरीर भी अलग अलग डिग्री पर घायल हो गया और उसने फिर से लड़ने की अपनी ताकत खो दी। वेयरवुल्फ ने स्पष्ट रूप से इसके बारे में नहीं सोचा था। ये मानव बच्चा इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, और उसके शरीर में भूत ऊर्जा वास्तव में देखी गई थी। ये भूत क्यूई मजबूत ज़ुआनटिएंटिन के रक्त को अवशोषित करके उत्परिवर्तित किया गया था, इसलिए ये अक्सर कुछ शक्तिशाली हमलों को रोक सकता है। लेकिन वेयरवुल्फ की बुद्धिमत्ता स्पष्ट रूप से मनुष्यों की तरह उच्च नहीं है। जाहिर है कि जियो यान की ताकत को कम करके आंका गया है। इस समय वेयरवुल्फ ने अपने मुंह से कुछ शब्द कहे और फिर उसके सामने सड़क के बिना जगह ने पतली हवा से एक छोटा सा दरवाजा खोल दिया। वेयरवुल्फ काली गैस के एक निशान में बदल गया, पूरी गति से छोटे दरवाजे में उड़ गया और गुफा की गहराई में भाग गया। बिना किसी निशान के गायब हो गया। यह बहुत स्पष्ट है कि ये इस मानव को हरा नहीं सकता है, इसलिए पहले जाना बेहतर है। ये देखकर जियो यान को भी अचानक ज्ञान हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि जब वो जांच कर रहा था तो उसे थोड़ा अजीब लगा। ये पता चला कि वो आंखों पर पट्टी बांधने की विधि से अंधा हो गया था। फिर जियो यान ने युएरू और म्यूफेंग के शरीर पर एक अवरोध रखा और भागते हुए वेयरवुल्फ का पीछा किया। चला गया। जियो यान का शरीर एक पल में घूम गया। केवल एक दूधिया सफेद रोशनी चमकती हुई दिखाई दी और पलक झपकते ही कोई आकृति नहीं थी, बिल्कुल एक शूटिंग स्टार की तरह। गुफा में जियो यान भी तेजी से वेयरवुल्फ का पीछा कर रहा था। वेयरवुल्फ के पास जियो यान द्वारा छोड़ी गई आभा थी, इसलिए वेयरवुल्फ भाग नहीं सका। सामने वाले वेयरवुल्फ ने इस समय पहले से ही पीछे जियो यान को देखा था और उसकी आभा अचानक गायब हो गई। जियाओ यान की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई और उसने खुद से कहा, एक वेयरवुल्फ वास्तव में अपनी आभा को कैसे छिपाना जानता है। ये वास्तव में आसान नहीं है। ये अफसोस की बात है कि मैंने पहले ही आप पर एक आत्मा छाप लगा दी है, इसलिए ये सब व्यर्थ है। जियाओ यान के बोलने के बाद उसके मन में आत्मा के क्षेत्र में विशाल आत्मा बल तुरंत गुफा में सभी दिशाओं की ओर बह निकला और जल्द ही वेयरवुल्फ की आभा को देखा। और फिर जियाओ यान ने भी गति बढ़ा दी और सीधे आगे बढ़ गया। ट्रेसिंग के रास्ते में जियाओ यान को एहसास हुआ कि गुफा पर्याप्त गहरी नहीं थी और उसके चारों ओर इतने सारे कांटे थे कि वो ये नहीं बता सकता था कि वो किस रास्ते से अंदर गया था। ये एक भूमिगत भूल भुलैया की तरह है जिसमें अनगिनत सुरंगें हैं और इसका पता लगाना मुश्किल है। जटिल भूमिगत मार्गों के कारण बेतरतीब ढंग से उड़ना भी बहुत खतरनाक है, इसलिए जियाओ यान के लिए वेयरवुल्फ का पीछा करना बहुत मुश्किल है। ये बात जियाओ यान को भी इस समय गहराई से समझ में आ गई थी, लेकिन वो आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि जियाओ यान को लग रहा था कि इस गुफा की गहराई में कुछ आकर्षक है। काफी देर तक पीछा करने के बाद जियाओ यान ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि वो कितनी दूर तक पीछा कर चुका है। जियाओ यान रुक गया। वेयरवुल्फ पर आत्मा की छाप जियाओ यान को वापस मिल गई और वेयरवुल्फ कहीं रुक गया। जियाओ यान की आकृति हिल गई और तेजी से उसका पीछा करने लगी। थोड़ी देर बाद जियाओ यान वेयरवुल्फ के सामने आ गया। जमीन पर मरते हुए वेयरवुल्फ को देखते हुए जियाओ यान ने हल्के से कहा, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि तुम बच नहीं सकते। बोलने के बाद उसने भी चारों ओर देखा और जियाओ यान के सामने एक बहुत ही शानदार ताबूत दिखाई दिया। कितनी शक्तिशाली सांस! यहां क्या है? जियाओ यान ने इस जगह को देखा और पाया कि ये जगह गुफा में बहुत अंदर होनी चाहिए। चौड़ी गुफा के बीच में सभी दिशाओं में सीढ़ियां हैं। फिर सीढ़ियों पर एक ताबूत धीरे धीरे सपाट पड़ा हुआ था। इस समय जियाओ यान गुप्त कमरे के बिल्कुल किनारे पर था। जैसे ही जियाओ यान ताबूत की सच्चाई की जांच करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, उसने अचानक देखा कि दूसरी तरफ वेयरवुल्फ हिल रहा था। वेयरवुल्फ अब अपने मूल भेड़िया आकार में वापस आ गया था। जमीन पर सपाट लेट गया, गहरे हरे रंग की आंखों से जियाओ यान को भयंकर रूप से देख रहा था।
वेयरवुल्फ ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारी आत्मा शक्ति इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? तुम केवल 3 सितारा मानव युद्ध सम्राट की शक्ति के बारे में हो। इतनी शक्तिशाली शक्ति होना असंभव है, ये असंभव है। जियाओ यान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें अब इस बारे में जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे और मेरे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है और ये तुम्हारी मौत के साथ ही खत्म हो जाएगा। अगर तुम मानव रूप में साधना कर सकते हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है। शायद तुम मुझे बता दो कि मेरे सामने जो ताबूत है वो क्या है और मैं तुम्हें जाने देने पर विचार करूंगा। सपने देख रहा हूं। इंसान ऐसे लोग हैं जो अपनी कही हुई बातों पर विश्वास नहीं करते। वेयरवुल्फ ने भी झल्लाहट में कहा। जाहिर है वेयरवुल्फ में जियाओ यान की आत्मा की छाप ने वेयरवुल्फ को बहुत नुकसान पहुंचाया। आखिरकार इस वेयरवुल्फ के शरीर को भी जियाओ यान ने नष्ट कर दिया और इस आत्मा शरीर से निपटने के लिए आत्मा शक्ति भी काफी शक्तिशाली है। जियो यान स्थिर खड़ा रहा, यह देखकर कि वेयरवुल्फ बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहा था और उसके हाथ में अनंत अग्नि का प्राचीन शासक भी धीरे धीरे एक अलग आग से लिपटा हुआ था और शासक से एक चमकदार लाल रंग की रोशनी निकल रही थी, जैसे कि वो सब कुछ भस्म करने वाली हो। जमीन पर पड़े वेयरवुल्फ ने अपना सिर कमजोर रूप से हिलाया। उसकी आंखें निराशा से भरी थी और भेड़िए के मुंह से एक वीरान भेड़िया चीख निकली। अजीब आग अनंत प्राचीन शासक पर अजीब आग स्वचालित रूप से घूमती है और फिर धीरे धीरे नीचे उतरती है। प्रकाश की एक झुलसाने वाली लौ ने तुरंत वेयरवुल्फ को ढक लिया, धीरे धीरे उसे परिष्कृत और निगल लिया। जियो यान की आंखों में एक फीकी मुस्कान दिखाई दी और उसके शरीर के चारों ओर दूधिया सफेद रोशनी ने तुरंत एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित की, जिसने 10 मीटर के दायरे में आसपास के दृश्य को रोशन कर दिया। अंधेरे पत्थर की दीवारों पर भी एक फीकी दूधिया सफेद लौ की रोशनी थी। जिस समय जियाओ यान के शरीर पर दूधिया सफेद लौ चमक रही थी, उसी समय वेयरवुल्फ के सिर के चारों ओर दूधिया सफेद लौ ऊर्जा भी बढ़ गई। प्रकाश की किरण में वेयरवुल्फ बिना रुके संघर्ष कर रहा था। कमजोर आत्मा एक मानव आकार में बदल जाती और फिर एक भेड़िए के आकार में वापस आ जाती। उसके मुंह से तीखी भेड़िए की चीखें निकलती रहीं। धीरे धीरे वेयरवुल्फ का शरीर छोटा होता गया और ऐसा लगा कि ये परिष्कृत होकर शून्य का हिस्सा बनने वाला है। अरे मानव, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुम्हें नर्क में घसीट कर ले जाऊंगा, वेयरवुल्फ ने भी घिनौनी आवाज में कहा। इस समय वेयरवुल्फ की मोहक आंखों से एक लाल और एक गहरी रोशनी फूट पड़ी जो बहुत ही अजीब थी। तुरंत वेयरवुल्फ का शरीर अचानक फीका पड़ गया और पूरा शरीर तुरंत जियाओ यान के ज्वाला ऊर्जा समूह को तोड़कर पतली हवा में गायब हो गया। अगले ही पल हवा में 2 किरणें, एक लाल और एक काली, दिखाई दी और एक चमकदार चमक तुरंत फूट पड़ी। एक ही झटके में जियाओ यान के ज्वाला ऊर्जा समूह को तोड़ते हुए, हवा को चीरते हुए और भागते हुए जियाओ यान का चेहरा थोड़ा बदल गया और उसने खुद से कहा, अप्रत्याशित रूप से 2 लाल और काले नुकीले दांत सिर्फ हथियार नहीं है, उनमें 2 अलग अलग आत्मा शक्तियां छिपी है। वो त्रिदेव है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, आज मैं देखूंगा कि तुम कितनी दूर भाग सकते हो। बोलने के बाद जियाओ यान ने अपने बाएं हाथ में अनंत अग्नि के प्राचीन शासक को पकड़ लिया और अपने दाहिने हाथ के एक हल्के इशारे से मध्य हवा में काली रोशनी ने तुरंत सब कुछ अवरुद्ध कर दिया। जब वो पीछे हटा तो उसने हवा में काले भूत का एक निशान अपने हाथ की हथेली में ले लिया। अपने हाथ की हथेली में फीकी काली गैस को देखते हुए जियो यान मुस्कुराया और कहा, वेयरवुल्फ, मैं देख सकता हूं कि तुम बहुत होशियार हो, लेकिन यह अफसोस की बात है कि मैं तुमसे मिला। मैं इतनी आसानी से तुम्हारे द्वारा धोखा नहीं खाऊंगा। अब यह खत्म हो गया है। बोलने के बाद हाथ की हथेली में एक दूधिया सफेद रोशनी दिखाई दी और तुरंत काली गैस को घेर लिया और फिर काले वेयरवुल्फ की आत्मा भी नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से धुंधली हो गई।
बस ये कि जियो यान ने ध्यान नहीं दिया कि दो नुकीले दांत, एक काला और एक सफेद, ताबूत की ओर उड़ रहे थे। वेयरवुल्फ की आखिरी कांपती हुई आवाज आई, भले ही तुम मर जाओ, तुम यहां से बच नहीं सकते, इसलिए बस इस आसमान रहित ताबूत के साथ मर जाओ। हां, वेयरवुल्फ के बोलने से पहले वो जियो यान की दूधिया सफेद लौ में समा गया। फिर थोड़ी मात्रा में शक्ति उसके हाथ की हथेली के साथ जियो यान के शरीर में प्रवाहित हुई। ये भूत ऊर्जा वास्तव में मेरी अपनी अजीब आग के शोधन और भस्म के माध्यम से मेरी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सकती है। जब छोटी शक्ति जियाओ यान के शरीर में प्रवाहित हुई तो जियाओ यान ने जादुई आंदोलन जन्मजात शिलालेख के साथ कीचड़ महसूस किया। महल की गोली पर मात्रा वास्तव में थोड़ी बढ़ गई। हालांकि इस विस्तार की मात्रा छोटी है, लेकिन ये जियाओ यान की धारणा से बच नहीं पाई है। जियाओ यान भी इस बात से बहुत खुश है। आखिरकार, हालांकि नी गोंग वान को खोल दिया गया है, मानसिक शक्ति बहुत छोटी है, जो जियाओ यान के युद्ध गठन मास्टर के अत्याचार को असंभव बनाती है। इसे दिखाने के बाद अब ये अलग है। इस भूतिया ऊर्जा के लाभों को जानकर जियाओ यान भी हंसा। ये भूत वास्तव में एक अच्छी चीज है। जियाओ यान ने भी अपनी जीभ चाटी। जियाओ यान के अनुमान के अनुसार उसकी वर्तमान मानसिक शक्ति भी बढ़ रही है और उसके पास 3 स्टार डू डी के खिलाफ लड़ने की शक्ति है। तुम बच्चे को भेस में आशीर्वाद माना जा सकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग की आकृति भी इस स्थान पर दिखाई दी। मास्टर, हे। जियाओ यान भी मुस्कुराया और अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग को देखा। मूल रूप से मुझे इस बात की चिंता थी कि क्या यह मजबूत भूत क्यूई आपको प्रभावित करेगा। आखिरकार यह भूत क्यूई लोगों के दिमाग को खराब कर सकता है। अब ऐसा लगता है कि मेरी चिंताएं अनावश्यक है। आपके पास अलग अलग अग्नि सुरक्षा है और आपकी अजीब आग बहुत अजीब है। यह वास्तव में मेरी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने के लिए भूत ऊर्जा को परिष्कृत और भस्म कर सकती है। यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से बात की। यह सुनकर जियो यान ने भी असहाय होकर अपना सिर हिलाया। आखिरकार आध्यात्मिक शक्ति को विकसित करने का कोई तरीका नहीं है और अब वो केवल इन साइडलाइन पर भरोसा कर सकता है। लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो। यहां की जगह पूरी तरह से बंद है और ऐसा लगता है कि आप थोड़े समय में बाहर नहीं निकल पाएंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी इधर उधर देखा और कहा। यह सुनकर जियाओ यान भी एक बहुत बड़ी आत्मा शक्ति थी जो तुरंत सभी दिशाओं में उभरी। जियाओ यान की जांच का केवल एक ही परिणाम है, फिर वो केवल उस गुप्त कमरे में प्रवेश कर सकता है जहां वह अभी है। लेकिन प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता है। ये वो छोटा दरवाजा था जिससे जियाओ यान अभी अभी प्रवेश किया था। लेकिन जब से जियाओ यान इस गुप्त कमरे में प्रवेश किया है, ये छोटा दरवाजा भी बंद हो गया है। जियाओ यान की वर्तमान ताकत के साथ इस छोटे से दरवाजे को तोड़ना अभी भी असंभव है। जांच निष्फल रही और जियाओ यान भी कदम दर कदम गुप्त कमरे की ओर चल पड़ा। पूरे गुप्त कमरे में कई मानव हड्डियां और मकड़ी के जाले हैं, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से एक भी पौधा नहीं है। गुप्त कमरा बहुत चौड़ा है, लेकिन सबसे खास बात गुप्त कमरे की केंद्रीय सीढ़ियों पर रखा ताबूत है। अच्छा नहीं, जब जियाओ यान ने सीढ़ियों पर ताबूत देखा तो उसने अचानक देखा कि वेयरवुल्फ के हाथों में 2 नुकीले दांत, जो उसके शोधन द्वारा खाए गए थे, ताबूत की ओर बढ़ रहे थे। वे 2 नुकीले दांत वेयरवुल्फ नहीं हैं और नुकीले दांतों में 2 आत्माएं भी हैं। इसलिए जियो यान के अनुमान के अनुसार वे 2 नुकीले दांत इस ताबूत को खोलने की कुंजी है और वो वेयरवुल्फ इस ताबूत का संरक्षक भी है।